स्वागत है दोस्तों। आप सुन रहे हैं कहानी वार्ता। मैं हूं आप सबका दोस्त विक्रम और शुरू करते हैं गुरु का तीसरा भाग। एसीपी मोगली ने देवराज चौहान की गिरफ्तारी के बारे में अपने ऑफिसर से बात की तो पता चला कि डकैती मास्टर देवराज चौहान का केस मुंबई के इंस्पेक्टर पवन कुमार वानखेड़े के पास है। मोगली ने मुंबई पुलिस हेडक्वार्टर फोन किया। इंस्पेक्टर वानखेड़े से जल्दी ही बात हो गई। वानखेड़े साहब बोल रहे हैं? मोगली बोला। जी, आप? मैं विजयवाड़ा से एसीपी मोगली बोल रहा हूँ। गुड इवनिंग सर। कहिए, मैं क्या सेवा कर सकता हूँ? वानखेड़े का स्वर मोगली के कानों में पड़ा। डकैती मास्टर देवराज चौहान का केस आप हैंडल कर रहे हैं? जी हाँ। कोई खास बात है क्या? आपके लिए खुशखबरी है। देवराज चौहान विजयवाड़ा पुलिस के हाथों में चढ़ गया है। ओह नो, मैं सही कह रहा हूँ? मोगली को वानखेड़े के गहरी सांस लेने की आवाज आई। ये तो आपने बहुत ही अच्छी खबर दी। मैं तो कब से देवराज चौहान की ताक में हूँ, परंतु वो बचे जा रहा था। वानखेड़े ने कहा। सच में विजयवाड़ा पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है। देवराज चौहान इस वक्त है कहाँ? थाने के लॉकअप में है। वो बहुत चालाक है, वहां से निकल भी सकता है। इसकी चिंता मत कीजिए, ये हमारी जिम्मेदारी है। क्या आप देवराज चौहान को अपने अधिकार में लेना चाहेंगे? क्यों नहीं? इस वक्त का तो मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ। वानखेड़े ने कहा। बहुत अच्छे मौके पर देवराज चौहान हाथ लगा है। पांडिचेरी में भी वीरेंद्र त्यागी नाम का एक बड़ा अपराधी पकड़ा गया है। उसे भी मुंबई लाना है। मैं कल मुंबई से उस स्पेशल बोगी को पौंडीचेरी रवाना कर रहा हूँ, जिसे खास तौर से खतरनाक कैदियों को ले जाने के लिए तैयार किया गया है। पौंडीचेरी से वापसी पर मैं उस बोगी का ऐसा रूट बनाऊंगा कि वो विजयवाड़ा से देवराज चौहान को लेती हुई मुंबई पहुंचे। ये तो बहुत अच्छी बात है। देवराज चौहान हमारे पास हिफाजत से है। मेरी राय है कि 2-3 दिन के लिए उसे किसी जेल में शिफ्ट कर दें। वो बहुत खतरनाक है, चैन से नहीं बैठेगा। देवराज चौहान को बिठाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। जैसा आप ठीक समझे। किस पुलिस वाले ने देवराज चौहान को पकड़ा है? इंस्पेक्टर सुनील वर्मा ने। उसे मेरी तरफ से बधाई अवश्य दीजिएगा। बातचीत खत्म हो गई। मोगली ने सुनील वर्मा को फोन किया। कहिए सर। सुनील वर्मा की आवाज कानों में पड़ी। देवराज चौहान को मुंबई पुलिस को सौंपा जा रहा है। उसकी केस फाइल इंस्पेक्टर पवन कुमार वानखेड़े के पास है। राइट सर। मेरे ख्याल से कम 3-4 दिन देवराज चौहान को रखना होगा। वो तुम्हारे थाने के लॉकअप में ठीक रहेगा क्या? ठीक रहेगा सर। अगर वो फरार हो गया तो विजयवाड़ा पुलिस के लिए बेइज्जती की बात होगी। वो फरार नहीं हो सकेगा सर, वर्मा ने दृढ़ स्वर में कहा। यह मेरी जिम्मेदारी रही। जैसा तुम ठीक समझो। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। जरूरत महसूस करो तो देवराज चौहान को जेल में ट्रांसफर किया जा सकता है। जरूरत पड़ी तो उसे अवश्य जेल में भिजवा देंगे सर। उसके साथ ही उसे थाने से आजाद करवाने का प्रयास कर सकते हैं। देवराज चौहान के बारे में किसी की कोई चाल नहीं चल पाएगी। मेरा पूरा ध्यान उस पर है सर। गुड। क्या तुम देवराज चौहान के साथियों के बारे में जानते हो? सुन रखा है कि देवराज चौहान अकेला ही काम करता है और जरूरत पड़ने पर साथी इकट्ठे करता है। उसका पक्का साथी सिर्फ एक ही है। जगमोहन नाम है उसका। मुझे खुशी है कि तुम आंखें खुली रखते हो। बात खत्म हो गई। वर्मा ने रिसीवर रखा। तभी सब इंस्पेक्टर मुरली ने भीतर प्रवेश किया। वो थका थका सा लग रहा था। क्या रहा? पंचनामा करके फजलू की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उसे बुरी तरह मारा गया है सर। कैसे? ईंट से उसके सिर पर कई वार किए गए हैं। सिर गायब सा लग रहा था। लगता है मारने वाले को बहुत गुस्सा था।
सुनील वर्मा ने गहरी सांस ली और बोला, देवराज चौहान को मुंबई भेजा जाएगा। कमिश्नर साहब का फोन आया था। तब तक देवराज चौहान को थाने के इसी लॉकअप में रखना है। कमिश्नर साहब को आशंका है कि देवराज चौहान को आजाद कराने की चेष्टा की जा सकती है। ये खतरा तो है ही, मुरली ने गंभीर स्वर में कहा। मैं कमिश्नर साहब से बात करके कुछ हथियारबंद पुलिस वाले मंगवा लेता हूँ। वो थाने में हर तरफ तैनात रहेंगे और तुमने देवराज चौहान पर नजर रखने के अलावा और कोई काम नहीं करना है। यह सिलसिला कम से कम 4 दिन तक चलेगा। देवराज चौहान मेरी निगाहों में रहेगा सर। अगला दृश्य। जगमोहन कार पर ही विजयवाड़ा पहुंचा। तब सुबह के 4 बज रहे थे। सुंदर के घर का उसे पता नहीं था, परंतु फोन नंबर उसके पास था। सुंदर को फोन किया। कुछ देर बाद सुंदर का नींद में डूबा सर कानों में पड़ा। हेलो सुंदर, जगमोहन बोला। ओ तुम। सुंदर के स्वर से नींद के भाव गायब हो गए। कहाँ हो तुम? विजयवाड़ा में, अभी पहुंचा हूं। देवराज चौहान कहाँ है? थाने में बंद है। तू किधर मिलेगा मुझे? अभी मिलता हूं। तू अंबर होटल नॉर्थ रोड पर है, वहीं ठहर, मैं आता हूं। मेरा घर किसी मेहमान के लिहाज से ठीक नहीं है। देवराज चौहान को थाने से कैसे निकाला जा सकता है, ये तो तू ही बताएगा। पोजीशन क्या है? मैं आकर बात करता हूँ अंबर होटल में। देर मत लगाना। घंटे भर में पहुंचा। तू कमरा ले ले वहां। अगला दृश्य। सुंदर 2 घंटे में पहुंचा। जगमोहन उसका इंतजार कर रहा था। रात भर सफर करने की वजह से उसकी आंखों में नींद भरी हुई थी, परंतु परेशानी भी नजर आ रही थी देवराज चौहान के लिए। सुंदर जगमोहन के गले मिला। दोनों आमने सामने बैठे थे। अब बता, क्या हुआ था? जगमोहन ने पूछा। सुंदर ने सारी बात बता दी। पूरी बात जानकर जगमोहन ने गहरी सांस ली। तो तूने फजलू को मार दिया? हाँ, उसने गलत काम किया था। सुंदर का सर गुस्से से भर गया। हालांकि मैंने पहले कभी खून नहीं किया था। फजलू का खून मेरी जिंदगी का पहला खून है। मैंने बहुत आसानी से उसे मार दिया। तुझे पुलिस को फोन नहीं करना चाहिए था कि तूने फजलू को मार दिया। पुलिस तेरी तलाश में लग जाएगी। तब मैं बहुत गुस्से में था। देवराज चौहान पुलिस स्टेशन में ही बंद है? हाँ। पुलिस का अब क्या प्रोग्राम है? कह नहीं सकता। उसे रात पकड़ा था, हो सकता है उसे थाने से कहीं और ले जाएं आज। पता कर, मुझे पूरी खबर चाहिए। ठीक है, मैं सब कुछ पता करता हूँ। सुंदर चला गया। उसके बाद जगमोहन ने गहरी नींद ली। अगला दृश्य। दोपहर 1 बजे सुंदर के आने पर जगमोहन की आंख खुली। पता किया? सब कुछ, सुंदर बैठता हुआ बोला। जगमोहन ने रूम सर्विस को 2 कॉफी लाने को कहा और बैठते हुए कह उठा। बता। देवराज चौहान को पुलिस स्टेशन के लॉकअप में ही रखा हुआ है। उसे अभी कहीं भी ले जाने का प्रोग्राम नहीं है। पुलिस स्टेशन पर हथियारबंद पुलिस वाले पहरा दे रहे हैं, सुंदर ने कहा। कहीं ले जाने का प्रोग्राम नहीं है? जगमोहन गंभीर स्वर में कह उठा। नहीं, सुंदर ने इंकार में सिर हिलाया। फिर तो अवश्य कोई खास बात होगी, जगमोहन बोला। सुंदर खामोश रहा। वेटर कॉफी रख गया। वो बातों के साथ कॉफी भी पीने लगा। तूने ये जाना कि देवराज चौहान को थाने से कैसे निकाला जा सकता है? जगमोहन ने पूछा। ये एक कठिन काम है। क्यों? वहां का इंचार्ज इंस्पेक्टर सुनील वर्मा बहुत सख्त है। वो छोड़ेगा नहीं देवराज चौहान को। छोड़ेगा। नोट लेगा, और वो रिश्वत नहीं लेता। जगमोहन के चेहरे पर तीखी मुस्कान उभरी। उसे ठीक से रिश्वत मिली नहीं होगी, मैं उसे नोट दूंगा। वो, सुंदर ने गहरी सांस ली, रिश्वत नहीं लेगा। कैसे नहीं लेगा? चल मेरे साथ। कॉफी समाप्त करके वो उठे। लेकिन उससे मिलेंगे कैसे? सुंदर कह उठा। इंतजार करेंगे, देखेंगे कि
वो कब पुलिस स्टेशन से निकलता है, उससे बात करना बहुत जरूरी है। वही देवराज चौहान को आजाद कराएगा। अगला दृश्य। सुनील वर्मा को अपने सख्त इंतजाम पर तसल्ली थी। मुरली अपने सारे काम छोड़कर देवराज चौहान की पहरेदारी पर नजर रख रहा था, जबकि दो हथियारबंद पुलिस वाले लॉकअप के बाहर सतर्कता से तैनात थे। पुलिस स्टेशन में आने वाले पर कड़ी नजर रखी जा रही थी। सुबह देवराज चौहान को नहाने धोने के लिए थाने के बाथरूम में ले जाया गया था। तब साथ में 6 हथियारबंद पुलिस वाले थे। देवराज चौहान पर हर वक्त जबरदस्त घेराबंदी रही। उसे लॉकअप में नाश्ता दिया गया, जो कि थाने के बाहर से पूरी छोले मंगाए थे। चाय भी दी गई। देवराज चौहान के मांगने पर सिगरेट भी दी गई। उसकी हर जरूरत शराफत से पूरी की जा रही थी। इंस्पेक्टर वर्मा तो घर भी नहीं गया था, थाने पर ही सोया। पुलिस के बाकी काम भी सुचारू रूप से ही चल रहे थे। दोपहर 3 बजे एसीपी मोगली का फोन आया। यस सर, इंस्पेक्टर वर्मा बोला। क्या पोजीशन है? एकदम ठीक सर। देवराज चौहान लॉकअप में बंद है। पुलिस स्टेशन के चक्के चप्पे चप्पे पर सख्त पहरा है। यानी कि उसे जेल में ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं समझते? नो सर, वो यहाँ कड़ी सुरक्षा में है। लापरवाही मत करना। नो सर। उसके बाद वर्मा सब इंस्पेक्टर मुरली के पास पहुंचा। मुस्तैद रहना, मैं लंच करने जा रहा हूं। 1 घंटे में आ जाऊंगा, वर्मा ने कहा। आप हर तरफ से निश्चिंत रहें सर। फिर इंस्पेक्टर वर्मा पुलिस कार पर थाने से निकला। घर जाकर लंच करने में 2-3 घंटे लग जाते थे, इसलिए उसने कुछ दूरी पर मौजूद रेस्टोरेंट में लंच करने की सोची। दोपहर का वक्त था। सड़कों पर ज्यादा भीड़ नहीं थी। वर्मा अभी कार पर पुलिस स्टेशन से कुछ ही दूर आया था कि एक कार ने उसे ओवरटेक किया और उसकी कार के सामने आ गई। मजबूरन वर्मा को कार रोकनी पड़ी। आगे वाली कार भी रुकी। आगे वाली कार में जगमोहन और सुंदर थे। वो बाहर निकले। तब तक वर्मा भी बाहर आ गया था। वर्मा उनके पास पहुंचा। वो वर्दी में था। क्या बात है, इस तरह कार क्यों रुकवाई? वर्मा ने जगमोहन और सुंदर को घूरा। इंस्पेक्टर सुनील वर्मा? जगमोहन मुस्कुराया। हाँ। वर्मा ने गहरी नजरों से जगमोहन को देखा। तुमसे बात करनी है। कौन हो तुम? जगमोहन, देवराज चौहान का साथी। जगमोहन का स्वर शांत था। वर्मा चौंका। उसने फौरन हॉलेस्टर में फंसी रिवॉल्वर की तरफ हाथ बढ़ाया। बेवकूफी मत करो, मैं अपनी गिरफ्तारी देने नहीं आया। जगमोहन का स्वर शांत रहा। वर्मा के हाथ ठिठका। अपना हाथ रिवॉल्वर से दूर रखो, बात करनी है तुमसे। वर्मा ने जगमोहन को घूरते हाथ पीछे किया और कह उठा, तुम देवराज चौहान को छुड़ाने की बात करोगे? समझदार हो। मैं उन जैसा पुलिस वाला नहीं हूं जो तुम जैसों की बातों में आ जाते हैं, वर्मा ने सख्त स्वर में कहा। तो फिर तुम किस तरह के पुलिस वाले हो? मुझसे तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा, अपनी खैर मनाओ, वर्मा चुपते स्वर में बोला। मुझे देवराज चौहान वापस चाहिए। नहीं मिलेगा। वो अपने ठिकाने पर पहुंच चुका है। हर मुजरिम का अंतिम ठिकाना या तो मौत होती है या जेल। अभी देवराज चौहान के ठिकाने पर पहुंचने का वक्त नहीं आया। अच्छा, कब आएगा? पता नहीं, लेकिन अभी वक्त नहीं आया। इसका फैसला कानून करेगा। मैं तुम्हें नोट देने आया हूं। नोट? वर्मा मुस्कुराया। हाँ, मुंबई से जब चला तो नोट भरकर चला था, क्योंकि देवराज चौहान को कानून के हाथों से आजाद जो कराना है। मेरे बारे में मालूम कर लेते तो पता चल जाता कि नोट मैं नहीं लेता। मुझे हजम नहीं होते इस तरह के नोट। मेरे नोट हजम हो जाएंगे। इतना माल तेरे को किसी ने देने की कोशिश नहीं की होगी, और इतना तूने कभी देखा भी नहीं होगा। कहने के साथ ही जगमोहन अपनी कार की डिग्गी की तरफ बढ़ा। वर्मा के चेहरे पर मुस्कान आ ठहरी। जगमोहन ने कार की डिग्गी खोल दी। नोटों की 5-7 गड्डियां नीचे गिरी। वर्मा के होंठ सिकुड़ गए। कार की पूरी डिग्गी हजार हजार की गड्डियों से ठुसी भरी पड़ी थी। क्या नजारा था!
सुंदर तो मंत्रमुग्ध सा होकर गड्डियों से ठूसी भरी डिग्गी को देखता रह गया। जगमोहन ने वर्मा को देखा। सच बात तो ये थी कि इंस्पेक्टर वर्मा ने भी नोटों का ऐसा नजारा नहीं देखा था। कैसा लगा? जगमोहन बोला। वर्मा ने गहरी सांस ली। जगमोहन को देखकर मुस्कुराया। ये सब तुम्हारे हैं? करोड़ों रुपया है। जितना डिग्गी में आ सका भर लाया। देवराज चांद को वहां से निकाल दे। वर्मा आगे बढ़ा, नीचे गिरी गड्डियों को उठाकर डिग्गी में नोटों के ढेर पर रखा, फिर डिग्गी बंद करके जगमोहन को देखा। जगमोहन के होठों पर मुस्कान थी। बोल, कहां पहुंचाऊं? जगमोहन ने पूछा। किसको? इंस्पेक्टर वर्मा ने मुस्कुराकर कहा। इतने भी रिश्वत मत दो कि वो सोचने लगे कि इन्हें तो रखने की जगह ही नहीं है, इसलिए वापस लौटा दे। पुलिस वालों की आदतें इस हद तक मत बिगाड़ो कि इतने नोट लेकर वो नौकरी छोड़ने की सोचने लगे। तो तुमने नौकरी छोड़ने का फैसला कर लिया? मैं कायल हो गया तुम्हारी और देवराज चांद की दोस्ती का। तुम वो मेरा दोस्त कम बड़ा भाई ज्यादा है, जगमोहन ने टोका। ये बता, इन नोटों को कहां पहुंचा दूं और देवराज चांद को कब छोड़ेगा? वर्मा ने डिग्गी वर्मा ने बंद डिग्गी को थपथपा कर कहा। मैं तुम्हें पुलिस वाले को रिश्वत देने के जुर्म में गिरफ्तार कर सकता हूं। वर्मा ने कहा। मुझे गिरफ्तार करने के आगे बहुत बहाने हैं। ये घटिया बहाना रहने दो। मैं रिश्वत नहीं लेता। पागल है क्या? जगमोहन के होठों से निकला। मैं बहुत बड़ा पागल हूं। जितना तुम देख समझ रहे हो, इससे भी बड़ा पागल हूं। वर्मा मुस्कुराया। जगमोहन के माथे पर बल पड़ गए। तुम करोड़ों रुपया लेने से इनकार कर रहे हो? हाँ। तुम्हें पागल ही कहा जा सकता है। होश में आओ। जब मैंने पुलिस की नौकरी शुरू की और वर्दी पहनकर सीना चौड़ा करके पहली बार मां के सामने गया, तो मां ने सिर्फ एक ही बात कही थी। अगर तू मेरा बेटा है तो कभी रिश्वत मत लेना, काम ईमानदारी से करना। तो अपनी मां का भक्त है तू? ऐसा ही समझ लो। ऐसा ही समझ लो। कहाँ है मां तेरी? मर गई। तो अभी तक मां की बात याद रखी है? अब तो वो मर गई। भूल जा अपनी मां की सीख को। वो जिंदा होती तो शायद मैं उसे पूछकर, उसे समझा बुझाकर रिश्वत लेने पर उसकी हाँ ले लेता। लेकिन वो एक सीख देकर मर गई, तो उसकी बात अपनी जगह पर कायम रहेगी। मैं मां की सीख के खिलाफ नहीं चल सकता। तू सच में बहुत बड़ा पागल है, जगमोहन ने अजीब से स्वर में कहते हुए सुंदर को देखा। सुंदर बुत बना खड़ा था। तू पूरी आशा के साथ मेरे पास आया होगा कि इतने नोट देखकर वर्मा तेरा काम कर देगा। काम ना होता पाकर तेरे को दुख तो हो रहा होगा। दुख नहीं, हैरानी है। मेरा तो सिर घूम रहा है कि तू इतने नोट लेने से मना कर रहा है। जगमोहन के होंठ सिकुड़े। ठीक है, मत ले रिश्वत। तेरी माँ ने जो कहा है वो बात मान। तू रिश्वत लिए बिना भी तो मेरा काम कर सकता है। देवराज चांद को छोड़ दूं? वर्मा पुनः मुस्कुराया। हाँ, छोड़ दे। सारी उम्र तेरे गुणगान करूंगा। जरूर छोड़ देता, अगर जिस्म पर फर्ज रूपी ये खाकी वर्दी न पहन रखी होती। मैं बहुत कमजोर दिल का हूं। खाकी से गद्दारी करूंगा तो मेरा चैन छिन जाएगा। रातों को ठीक से नींद नहीं आएगी, शायद दिल का दौरा भी पड़ जाए। तो सीधी तरह बोल, तू नंबरी हरामी है। मेरी बात नहीं मानेगा। अब ठीक समझा तू। यही बात है। लेकिन ये बात जान ले कि देवराज चांद को छुड़ा के रहूंगा। छुड़ा? तू अपना काम कर। मैं अपना काम कर रहा हूं। दिल तो चाहता है कि तेरे को भी गिरफ्तार कर लूं। तो करता क्यों नहीं? जगमोहन ने तीखे स्वर में कहा। तेरी जेब में रिवॉल्वर का उभार नजर आ रहा है। तेरे पास भी रिवॉल्वर है और मेरे पास भी। झगड़ा हो गया तो बात दोनों के लिए नुकसान वाली हो जाएगी। सुनील वर्मा ने शांत स्वर में कहा। जगमोहन ने सुंदर को आंख का इशारा किया। दोनों कार में जा बैठे। जगमोहन ने कार आगे बढ़ा दी।
इंस्पेक्टर सुनील वर्मा गंभीर नजरों से जाती कार को देखता रहा। अगला दृश्य। जगमोहन और सुंदर सीधा होटल पहुंचे। वो इंस्पेक्टर पागल था। होटल के कमरे में पहुंचते ही सुंदर कह उठा। क्यों? जगमोहन उसकी हालत पर मुस्कुराया। उसने इतनी बड़ी दौलत लेने से इनकार कर दिया, कहकर सुंदर ने गहरी सांस ली। लेकिन मुझे उसकी शराफत अच्छी लगी। अच्छी लगी? हाँ। ऐसे ईमानदार लोग, वो भी पुलिस डिपार्टमेंट में, मुश्किल से ही मिलते हैं। इस पुलिस वाले से मिलकर सच में मुझे खुशी हुई। लेकिन देवराज चौहान, उसे तो किसी तरह बाहर निकाल ही लिया जाएगा। जगमोहन ने सुंदर को देखते हुए गंभीर स्वर में कहा। लेकिन ये तो तय है कि इस वक्त देवराज चौहान पर तगड़ा पहरा रखा होगा। सुंदर जगमोहन को देखता रहा। तुम ये पता करो कि पुलिस वालों का अगला कदम क्या है, जगमोहन ने कहा। मुझे नोट चाहिए। पुलिस वालों से कुछ भी मालूम करने का मतलब है नोट। जगमोहन ने उसी पल उसे जेब से 25,000 निकाल कर दिए। ये ज्यादा है, 10 में ही काम हो जाएगा। बाकी जेब में रखो, आगे जाकर किसी काम में जरूरत पड़ जाएगी। वो इंस्पेक्टर अगर तुम्हारी बात मान लेता तो सारा काम निपट गया होता। उसे भूल जाओ। वो देवराज चौहान को नहीं छोड़ेगा। हमें कोई और रास्ता निकालना होगा। मुझे फजलू पर बहुत गुस्सा। वो मर चुका है और जो इस दुनिया में ही नहीं है, उसे भी कुछ कहना नहीं चाहिए, जगमोहन ने गंभीर स्वर में कहा। सुंदर उठा और नोट जेब में डाले। पक्की जानकारी लाना, जगमोहन बोला। देवराज चौहान को खामखाई थाने में नहीं रखा होगा। अवश्य कोई खास बात होगी। तुम्हें वो बात पता करनी है। यह भी जानना है कि देवराज चौहान को कब तक वहां रखा जाएगा। सब पता करता हूं, सुंदर ने कहा और बाहर निकल गया। अगला दृश्य। इंस्पेक्टर सुनील वर्मा लंच करने के बाद वापस पुलिस स्टेशन पहुंचा। सब कुछ ठीक था। वर्मा उस लॉकअप पर पहुंचा जिसमें देवराज चौहान बंद था। देवराज चौहान दीवार से टेक लगाए फर्श पर बैठा सिगरेट के कश ले रहा था। उसने वर्मा को देखा। तुम्हारा साथी मिला था अभी, जगमोहन, वर्मा बोला। देवराज चौहान की निगाह वर्मा पर जा टिकी। पूरी तैयारी करके आया था। 1000 की गड्डियों से डिग्गी भर के लाया था मुझे देने के लिए। और तुमने नहीं लिए? देवराज चौहान मुस्कुरा पड़ा। नहीं, मैं इस तरह के नोट नहीं लेता। सिर्फ अपनी तनख्वाह में ही यकीन रखता हूं। परंतु कायल हो गया मैं तुम्हारे यार का। तुम्हारे लिए वो बहुत फिक्रमंद लग रहा था। कह रहा था कि तुम्हें छुड़ाकर ही रहेगा। देवराज चौहान कुछ नहीं बोला। जो भी हो, मुझे वो ठीक लगा। तुम्हारी चिंता वो सगों से भी ज्यादा कर रहा था। देवराज चौहान उठा और सलाखों के पास आ पहुंचा। तुमने मुझे यहां क्यों रखा हुआ है? ऊपर से ऑर्डर है। 3-4 दिन तुम्हें इसी तरह रखना है। क्यों? पांडिचेरी से कैदियों की एक बोगी आनी है। तुम्हें उसमें बिठाना है, मुंबई भेजना है। ओह। देवराज चौहान की आंखों के सामने वानखेड़े का चेहरा नाचा। ये सब इंतजाम वानखेड़े ने कराया होगा। तुमने ठीक कहा। वानखेड़े को काफी अच्छी तरह से जानते लगते हो। पुरानी पहचान है। जगमोहन मुस्कुरा देवराज चौहान मुस्कुरा पड़ा। अगला दृश्य। सुंदर रात 9 बजे जगमोहन के पास होटल में पहुंचा। तब जगमोहन डिनर लेने की सोच रहा था। सुंदर को आया पाकर उसने डिनर का ऑर्डर दे दिया। क्या मालूम किया? अभी 3-4 दिन देवराज चौहान को पुलिस स्टेशन के लॉकअप में ही रखा जाएगा, सुंदर ने बताया। 10,000 दिए तब जाकर एक हवलदार ने सारी बात बताई। साथ में चाय भी पिलानी पड़ी। पांडिचेरी में किसी खतरनाक अपराधी को पकड़ा गया है। मुंबई के इंस्पेक्टर वानखेड़े को उस अपराधी की जरूरत है। वानखेड़े? जगमोहन चौंका। हाँ, यही नाम बताया था उसने। वानखेड़े को पांडिचेरी वाले खतरनाक अपराधी की जरूरत है। उसे पांडिचेरी से लाने के लिए वानखेड़े मुंबई से ट्रेन की ऐसी बोगी पांडिचेरी भेज रहा है जो कि सिर्फ कैदियों को लाने ले जाने के लिए तैयार करवाई गई है। इसका मतलब पांडिचेरी में जो पकड़ा गया है वो बेहद खतरनाक होगा, जगमोहन बोला।
हाँ, उस कैदी का नाम क्या है? ये नहीं पता चला। हम्म, फिर? इधर वानखेड़े को देवराज चौहान ने इधर वानखेड़े को देवराज चौहान के पकड़े जाने की खबर दी गई। वानखेड़े देवराज चौहान को भी मुंबई मुंबई में चाहता है। ऐसे में उसने विजयवाड़ा पुलिस से कहा है कि वो पांडिचेरी से आने वाली बोगी के रूट को इस तरह बनवा देगा कि वो विजयवाड़ा से होकर निकले और वहां से देवराज चौहान को भी लेती हुई मुंबई पहुंचे। ओह, वो स्पेशल बोगी 3-4 दिन में विजयवाड़ा पहुंचेगी। अभी वो पांडिचेरी पहुंचने वाली होगी, शायद कल तक पहुंचे। जगमोहन के चेहरे पर गंभीरता नजर आने लगी। जगमोहन जब कुछ ना बोला तो सुंदर ने पूछा, क्या सोचने लगे? वानखेड़े के मामले में आ जाने से बात गंभीर हो गई है। क्यों? देवराज चौहान की फाइल वानखेड़े के पास है। वो देवराज चौहान पर हाथ डालने में कभी कामयाब नहीं हो सका। अब वो खुश हो रहा होगा कि देवराज चौहान हाथ में आ गया। उसने ही कहकर देवराज चौहान पर तगड़ा पहरा लगवाया होगा। जगमोहन ने होंठ भींचकर कहा। वानखेड़े कैसा इंस्पेक्टर है? सुंदर ने पूछा। इंस्पेक्टर वर्मा से भी पक्का। मतलब कि लेन देन नहीं करेगा? नहीं। जगमोहन बरबस ही मुस्कुरा पड़ा। वो भी वर्मा जैसा ही पक्का पुलिसिया है। फिर तो हमें विजयवाड़ा में ही देवराज चौहान को पुलिस के हाथों से निकालना होगा। सुंदर कह उठा। तुमने बताया कि पुलिस स्टेशन पर तगड़ा पहरा है। हाँ, ऐसी स्थिति में उसे नहीं निकाला जा सकता। जगमोहन बोला। कोशिश करेंगे तो खून खराबा होगा। पुलिस वालों के साथ खून नहीं बहना चाहिए। हम पुलिस वालों का मुकाबला नहीं करते। हमने जो भी किया, परंतु पुलिस को कभी अपना दुश्मन नहीं बनाया। तो देवराज चौहान? सोचेंगे, कोई और रास्ता निकालेंगे। तुम एक और काम करो सुंदर। क्या? पता लगाओ कि पांडिचेरी में पकड़े जाने वाला खतरनाक अपराधी कौन है, जिसे वहां से मुंबई लाया जा रहा है। पांडिचेरी की बात विजयवाड़ा से कैसे पता चलेगी? जिसे 10,000 दिए हैं उसे बाकी के 15,000 भी दे दो, वो पता कर देगा। लेकिन उस कैदी से हमें क्या मतलब? कोई मतलब नहीं। मैं उत्सुकता के नाते ये बात जानना चाहता हूँ। ठीक है, खाना खाकर मैं अभी जाकर उस हवलदार से बात करता हूँ। सुंदर कह उठा। तभी वेटर खाना ले आया। अगला दृश्य। सुंदर अगले दिन 11 बजे होटल पहुंचा। जगमोहन होटल में नहीं था। सुंदर लॉबी में उसका इंतजार करता रहा। 2 बजे जगमोहन आया तो उसके साथ सुंदर कमरे में पहुंचा। तुम कहाँ चले गए थे? सुंदर ने पूछा। उसे पुलिस स्टेशन का भीतरी नक्शा जानने के लिए। जगमोहन बैठते हुए बोला। ये तो मेरे से पूछ लेते। मुझे और भी बातें जाननी थी जो तुम्हें नहीं पता है, जैसे कि पुलिस स्टेशन के भीतर देवराज चांद की पहरेदारी में क्या क्या इंतजाम करे हुए हैं। मैं फुर्सत में था इसलिए चला गया। तुम कुछ करने की सोच रहे हो? देवराज चांद को पुलिस स्टेशन से बाहर निकालने का इंतजाम तो करना ही है। जगमोहन गंभीर हो गया। मुझे नहीं लगता कि ये आसान काम है। सख्त पहरेदारी है वहां। हाँ, वास्तव में सख्त है। आज यही मैंने महसूस किया। कुछ तो सोचना होगा देवराज चांद को कैसे। नहीं सोच पाया। जगमोहन ने इंकार में सिर हिलाया। बिना गोलीबारी के देवराज चौहान को निकाल पाना संभव नहीं, और पुलिस वालों पर गोलियां चलाने का कोई मतलब नहीं। शायद ट्रेन तक ले जाते समय मौका मिले या ट्रेन में देवराज चौहान को आजाद करवाने का मौका हाथ में आए। आज कोई फैसला करूंगा। मैंने उस पौंडीचेरी वाले कैदी के बारे में पता किया। साले ने पूरे 15,000 झटक लिए। कौन है वो? वीरेंद्र त्यागी नाम है उसका। क्या? जगमोहन चिढ़ उठा। वीरेंद्र त्यागी? तुम जानते हो उसे क्या? सुंदर ने जगमोहन को देखा। जगमोहन अभी तक हैरान था। क्या हुआ? जगमोहन ने गहरी सांस ली। दोस्त है वो तुम्हारा? दुश्मन, पक्का दुश्मन। जगमोहन कह उठा। कब की दुश्मनी है? खास पुरानी नहीं,
जगमोहन का स्वर सुलग रहा था। कमीना हरामी है वीरेंद्र त्यागी। तो वो भी उस ट्रेन में आ रहा है, उस बोगी में उसे कैदी बनाकर लाया जा रहा है, और देवराज चौहान की वो भी उसी बोगी में मुंबई ले जाने की सोचा जा रहा है। अजब इत्तेफाक है। देवराज चौहान को तो ये बात पता नहीं होगी। उसे कहां से पता होगी? जगमोहन सख्त स्वर में कह उठा। वानखेड़े त्यागी को छोड़ेगा नहीं, क्योंकि पिछली बार त्यागी ने मुंबई में उसे बहुत मचाया था। वो तो मुंबई में त्यागी के आने का इंतजार में बैठा होगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ मुझे भी बताओ कि क्या मामला है। जगमोहन ने सुंदर को देखा। मामला लंबा है, तुम्हें जानने की जरूरत नहीं। जगमोहन सोचों में डूब कर कह उठा। सुंदर जगमोहन को देखता रहा। एकाएक जगमोहन के माथे पर बल पड़े। उसके होंठों से निकला, आरडीएक्स। क्या? बारूद चाहिए तुम्हें? सुंदर हड़बड़ा उठा। मैं अंडरवर्ल्ड के आरडीएक्स की बात कर रहा हूं। अच्छा, वो तीनों तुम उन्हें जानते हो? सुंदर कह उठा। अच्छी तरह से। वीरेंद्र त्यागी ने आरडीएक्स को देवराज चौहान बनकर तगड़ा झटका दिया था। वो भूले नहीं होंगे त्यागी को। उन्हें भी त्यागी की जरूरत होगी। बढ़िया तो यही रहेगा कि आरडीएक्स त्यागी के बारे में बढ़िया तो यही रहेगा कि आरडीएक्स को त्यागी के बारे में खबर कर दूं। मैंने देवराज चौहान को पुलिस के हाथों से निकालना है। मेरे पास इतना वक्त नहीं होगा कि त्यागी से निपट सकूं। मुझे अपनी बंदूक आरडीएक्स के कंधे पर रखकर त्यागी का निशाना लेना चाहिए। बढ़िया आइडिया है, सुंदर कह उठा। लेकिन वीरेंद्र त्यागी तो पुलिस की कैद में है। ये देखना आरडीएक्स का काम है। मुझे नहीं लगता कि त्यागी की खबर पाकर आरडीएक्स उस तक पहुंचने में देर लगाएंगे। जगमोहन ने कहा और फोन निकालकर आरडीएक्स का नंबर मिलाने लगा। किसे फोन कर रहे हो? आरडीएक्स को। उन्होंने कुछ महीने पहले दुबई में हमारी सहायता की थी, इसलिए त्यागी की खबर उन्हें करना बहुत जरूरी है। अगला दृश्य। आरडीएक्स सुबह के 9 बजे आरडीएक्स सुबह के 9 बज रहे थे। राघव कहीं जाने को तैयार था। धर्मा और एक्स्ट्रा अभी अभी सोकर उठे थे। पंडित से कहना कि धोखेबाजी वाला काम नहीं करेगा, जो बात होगी साफ होगी। धर्मा बोल पड़ा। धोखे का काम हम सिर्फ अपने लिए करते हैं। राघव कह उठा। कीमत क्या लेनी है? राघव ने पूछा। काम तो छोटा सा है, लेकिन 1 करोड़ की रकम आजकल बड़ी नहीं होती। एक्स्ट्रा बोला। वो मानेगा नहीं, राघव ने कहा। तो वापस चले आना, धर्मा ने कहा और आंखें मलते हुए उठ खड़ा हुआ। राघव बाहर निकल गया। मैं चाय बनाता हूं। धर्मा किचन की तरफ बढ़ गया। जब तक धर्मा चाय बनाकर लाया, एक्स्ट्रा ने हाथ मुंह धो लिया था। इस वक्त हमारे पास कोई काम नहीं है। धर्मा ने उसे चाय का कप थमाते हुए कहा। पंडित का काम अभी तैयार हो जाएगा। वो साला 1 करोड़ नहीं देगा। फंसा पड़ा है, देगा। देखते हैं। धर्मा चाय का प्याला थामे कुर्सी पर बैठ गया। एक्स्ट्रा ने चाय का घूंट भरते हुए कहा। रात भर वीरेंद्र त्यागी के सपने आते रहे। उस हरामी के? धर्मा के चेहरे पर उखड़ेपन के भाव आ गए। हमारा उधार उस पर बाकी है। उसने देवराज चौहान बनकर हमें तगड़ा झटका दिया था, और हम उससे हिसाब बराबर न कर सके। दोबारा वो कमीना नजर नहीं आया। कितनी सफाई से उसने हमें बेवकूफ बनाया। एक बार हाथ लग जाए, हम भी उतनी ही सफाई से उसका गला काटेंगे। धर्मा ने कड़वे स्वर में कहा। तभी फोन बजा। एक्स्ट्रा उठा और आगे बढ़कर मोबाइल फोन उठाया और बात की। हेलो। नमस्ते अंकल, मैं दीपक बोल रहा हूँ। किसी युवक की हड़बड़ाई आवाज आई। कौन दीपक? मैं कुछ चुप्पी के बाद उसकी आवाज आई। मेरे पापा का नाम मलिक सिंह है। पापा ने मुझे ये वाला मोबाइल नंबर दिया था कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो इस नंबर पर फोन करके बता दूं। मलिक सिंह? एक्स्ट्रा ने धर्मा को देखा। मलिक सिंह को जानता है? हाँ। कौन है? स्टील का व्यापारी है। 2 बार हमसे काम ले चुका है। धर्मा ने कहा। तो मैं ये क्यों नहीं जानता?
तू दोनों बार मलिक सिंह के लिए के काम के वक्त कहीं और भी व्यस्त था। समझा। फिर एक्स्ट्रा फोन पर बोला, तुम्हारे पापा को क्या हुआ? आज सुबह पार्क में सैर पर गए थे, मॉर्निंग वॉक के लिए। वापसी पर आते समय कुछ लोग उन्हें उठाकर ले गए। ये बात है। एक्स्ट्रा के होंठ सिकुड़े। मैं भी पापा के साथ था, परंतु उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा। पापा को ले गए। अपना पता बता, हम आते हैं। उधर से दीपक ने पता बताया। एक्स्ट्रा ने धर्मा से पूछा, मलिक सिंह नोट देने के मामले में कैसा है? बढ़िया है। काम हाथ में ले लूं? हाँ। दीपक, एक्स्ट्रा बोला, हम 1 घंटे तक तुम्हारे पास आ रहे हैं, कहकर फोन बंद कर दिया। क्या हुआ है मलिक सिंह को? किसी ने उठा लिया है। दौलतमंद बनना भी लफड़े वाला काम है। मलिक सिंह के पास बहुत पैसा है, फिरौती का फोन आया होगा या आ जाएगा। अगला दृश्य। मलिक सिंह का शानदार बंगला था। धर्मा यहां पहले आ चुका था, परंतु एक्स्ट्रा पहली बार आया था। वो बंगले पर पहुंचे। दरबान उन्हें भीतर तक छोड़ गया। हॉल नुमा ड्राइंग रूम में 55 बरस की एक औरत और 22 बरस का युवक था, जो कि चिंता में डूबा हुआ था। औरत की आंखें रो रो कर सूज चुकी थी। एक्स्ट्रा ने युवक से पूछा, तुम दीपक हो? हाँ। धर्मा उस औरत को जानता था, मिल चुका था उससे। वो मलिक सिंह की बीवी थी। भाई साहब, औरत रोते हुए कह उठी, उन्हें बचा लीजिए। वो जहां भी हों, उन्हें घर ले आइए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि ऐसा ही हो, धर्मा ने गंभीर स्वर में कहा। एक्स्ट्रा ने दीपक से पूछा, तुम्हारे पापा ने तुम्हें हमारा नंबर कब दिया था? 4-5 दिन हो गए। उन्होंने कहा कि मुझे कुछ हो जाए तो इस नंबर पर फोन कर दूं। दीपक बोला, मतलब कि उन्हें आशंका थी कि कुछ हो सकता है। दीपक चुप रहा। तुम्हारे पापा ने बताया था कि उन्हें किन लोगों से खतरा है? नहीं। ऐसा कोई इशारा किया हो? नहीं। तुम लोगों का शक किसी पर है? किसी पर भी नहीं। पापा अपनी बातें हमें नहीं बताते हैं। आपको कुछ पता हो? एक्स्ट्रा ने औरत से पूछा। नहीं भाई साहब, मुझे भी कुछ नहीं मालूम। वो आंखों से आंसू पोंछती कह उठी। किन लोगों ने तुम्हारे पापा को उठाया? देखने में कैसे दिखते थे वो? एक्स्ट्रा ने पूछा। जल्दीबाजी और घबराहट में मैं उन्हें नहीं देख पाया। सिर्फ एक का ही चेहरा याद है। उसका चेहरा कैसे याद रहा? उसके गाल पर चाकू का गहरा निशान था। माथे पर भी चाकू का गहरा कट था। ताजा निशान था? नहीं, पुराने थे। गंजा सा सिर था। सेहतमंद था और 6.25 फीट की लंबाई रही होगी उसकी। उन्होंने एक दूसरे को नाम से पुकारा हो? कोई नाम याद हो? ऐसा कुछ नहीं। धर्मा एक्स्ट्रा से कह उठा। वो चाकू के निशान वाला ढूंढने पर कहीं से उसके बारे में खबर मिल जाएगी। दयाल सिंह को शायद पता हो। बात करते हैं, चल। अगला दृश्य। दयाल सिंह 35 बरस का एक छोटे से गैराज का मालिक था। कारों की ठोका पीटी का काम तो वो महज दिखावे के लिए करता था। उसका असली काम तो रात को शुरू होता था, कारों को चुराने का काम। शहर से बाहर कार चोरों और कार खरीदने वालों से उसके अच्छे रिश्ते थे। उसके पास ऑर्डर तैयार ही रहते थे कि ऐसी कार चाहिए तो ऐसी कार चाहिए। हर रात उसे करीब 2 कारें उठाकर शहर से बाहर भेजनी पड़ती थी। कारें ले जाना और पेमेंट लाने का काम उसके लड़के करते थे। इस काम में पैसे हाथों हाथ मिल जाते थे। इस धंधे से बहुत अच्छा पैसा वो बना चुका था। शहर में हो रहे दूसरे धंधों में भी कभी कभार दखल देता था। हर तरफ की खबर रहती थी उसे। एक्स्ट्रा और धर्मा उसके गैराज पर पहुंचे तो दोपहर का 1 बज चुका था। दयाल सिंह अपने केबिन में मौजूद था। दोनों को आया पाकर खुश हुआ। मुझे तो विश्वास ही नहीं आ रहा कि तुम लोग आए हो, दयाल सिंह मुस्कुराकर बोला। अच्छी तरह देख ले, विश्वास आ जाएगा, एक्स्ट्रा ने कहा। वो तो गुरु आ ही गया है। तेरे को कितनी बार कहा है कि हमें गुरु मत कहा कर।
वो क्यों गुरु? गुरु गुरु कहकर तो हमारा बेड़ा गर्क कर देता है। हम किसी काम के नहीं रहेंगे और हमारी आदतें भी खराब हो जाएंगी। हम खुद को गुरु समझने लगेंगे और ऐसे में गलती पर गलती करते जाएंगे और तू गुरु कहकर हमें हवा देता रहेगा। आज तो मजाक के मूड में लगते हो गुरु। दयाल सिंह हंसा। काम की बात सुन, धर्मा बोला। पहले बोलो क्या लोगे? ठंडा मंगवा ले। दयाल सिंह ने लड़के को 3 ठंडा लाने भेजा। फिर धर्मा को देखकर कहा, अब बोलो काम की बात। कोई बढ़िया कार चाहिए क्या? नहीं, हमें एक आदमी की तलाश है। किसकी? दयाल सिंह सतर्क हुआ। उसके गाल और माथे पर चाकू से कटे का पुराना निशान है। सेहतमंद है, गंजे जैसे बाल हैं सिर पर। उम्र 40 के करीब। दयाल सिंह धर्मा को देखने लगा। क्या देखता है? सोच रहा हूं गुरु, करता क्या है ये? बदमाश है। आज सुबह इसने अपने साथियों के साथ मिलकर हमारी पार्टी को उठा लिया है। समझा। दयाल सिंह ने आंखें बंद कर ली। एक्स्ट्रा ने सिगरेट सुलगाई। दोनों खामोश रहे। लड़का ठंडे रख गया। दयाल सिंह आंखें खोलकर सिर हिलाता कह उठा, नहीं, मैं ऐसे किसी आदमी को नहीं जानता। कहने के साथ ही उसने टेबल पर पड़े फोन का रिसीवर उठाया। तुम ठंडा लो गुरु, मैं कमल को बुलाता हूँ, शायद वो बता देगा कि इस हुलिये का आदमी कौन है। नंबर मिलाया, जल्द ही बात हो गई। तू किधर है? बात क्या है, मैं इस वक्त बहुत व्यस्त हूँ। मेरे गुरु आए हुए हैं, तो शायद उनके सवाल का जवाब दे सके। सवाल बोल। आएगा नहीं? नहीं, आज जरा भी फुर्सत नहीं है। ठीक है सुन। 40 की उम्र, गाल व माथे पर चाकू के कटे का निशान, सिर पर गंजे जैसे बाल। जसवंत है ये। जसवंत कौन? डेरापुरी में कहीं रहता है, पता नहीं मालूम, खतरनाक बंदा है। चक्कर क्या है? दयाल सिंह ने रिसीवर रखा और दोनों को देखता कह उठा, डेरापुरी में रहता है, नाम जसवंत है। डेरापुरी में उसका पता? वो नहीं मालूम। धर्मा और एक्स्ट्रा उठ खड़े हुए। चल दिए, कम से कम ठंडा तो पी लो। गरम पियेंगे अगली बार। अगला दृश्य। धर्मा और एक्स्ट्रा डेरापुरी में पहुंचे। ये एक कच्ची कॉलोनी जैसा इलाका था। पहले ये बहुत बड़ा मैदान हुआ करता था। फिर वहां भैंसें बांधी जाने लगी और धीरे धीरे झुग्गियां और फिर कच्चे मकान बनने शुरू हो गए। पक्के मकान भी बन गए। इस तरह ये इलाका आबाद हो गया। वोटों के चक्कर में नेताओं का साथ भी मिल गया। उन्होंने कार बाहर सड़क पर ही रोकी और उतरकर कॉलोनी के भीतर प्रवेश कर गए। आते जाते लोगों से जसवंत का घर पूछा। 5-7 से पूछने के बाद जसवंत का पता चला। वो उसके घर जा पहुंचे। बंद दरवाजा थपथपाया, दोबारा थपथपाया, दोबारा थपथपाया। तब जाकर दरवाजा खुला। दरवाजा खोलने वाला 18 बरस का युवक था। उसने कच्छा पहन रखा था। क्या है, बोलो। जसवंत कहाँ है? घर पर नहीं है, कहकर उसने दरवाजा बंद करना चाहा, परंतु धर्मा ने दरवाजे को धक्का देकर भीतर प्रवेश कर गया। पीछे पीछे एक्स्ट्रा भी आ गया। ए, ये क्या कर रहे हो? युवक बोला। बाहर निकलो। धर्मा और एक्स्ट्रा की नजरें कमरे में घूम गई। सामने ही बेड पर आधे कपड़े पहने 35 बरस की युवती मौजूद थी। उन्हें देखते ही उसने फौरन चादर ओढ़ ली। बोली, क्या है, बाहर निकलो यहां से। तुम कौन हो? एक्स्ट्रा ने औरत से पूछा। जसवंत की बीवी हूं, बाहर निकलो, औरत गुस्से से बोली। एक्स्ट्रा ने मुस्कुरा कर देखा। ये कौन है? मैं जसवंत का भाई हूं, युवक कह उठा। उसका चचेरा भाई। 10 दिन पहले ही गांव से आया हूं। तो दरवाजा बंद करके क्या कर रहा था? क्या मतलब? मैंने पूछा है क्या कर रहा था। एक्स्ट्रा कह उठा। कुछ भी करूं तुम्हें क्या? युवक अकड़ कर बोला। धर्मा बेड पर चादर लपेटे औरत के पास पहुंचा। तुम बिगड़ रही हो इस तुम बिगाड़ रही हो इस लड़के को। जसवंत को पता चलेगा तो वो मुझे कुछ नहीं कहेगा।
औरत व्यंग से कह उठी। क्यों? वो मेरी बहन के साथ मेरे सामने ही सब कुछ करता है, तो मैंने उसके भाई से कुछ कर लिया तो कौन सी आफत आ गई? यहाँ तो चक्कर ही उल्टा है। धर्मा गहरी सांस लेकर कह उठा। कम से कम ये तो देख लो इसकी उम्र कम से कम ये तो देख लो कि इसकी उम्र क्या है। क्या कम है? पूरे 18 का है। गांव में तो 18 साल का लड़का 3-3 बच्चों का बाप हो जाता है। और तुझे इतनी फिक्र क्यों हो रही है? एक्स्ट्रा और धर्मा की नजरें मिली। तुम लोग कौन हो? पहले तो कभी नहीं देखा। हम पुलिस वाले हैं। जसवंत का है। उसने हमें 5,000 रुपए देने का वादा किया था। एक्स्ट्रा ने कहा। मुझे क्या पता वो कहाँ है, 2 दिन से वो घर नहीं आया। औरत ने कहा। तुम लोग कमरे से बाहर निकलो, मैं कपड़े पहन लूं। ऐसे ही रहो, हम जाने वाले हैं। हमें जसवंत के बारे में बता दो कि वो कहाँ मिलेगा। मुझे क्या पता वो कहाँ मिलेगा? लाला से पता करो। लाला कौन है? हैदरपुर के चौराहे पर लाला जमीन जायदाद बेचने का काम करता है। जसवंत को जब कोई काम नहीं होता तो वो वहीं बैठता है। अगला दृश्य। एक्स्ट्रा और धर्मा हैदरपुर चौराहे पर पहुंचे तो शाम के 5 बज रहे थे। एक तरफ कार खड़ी करके नजरें घुमाई तो लाला प्रॉपर्टीज का बोर्ड नजर आया, जो कि काफी बड़ा बोर्ड था। नीचे काले शीशों वाला दफ्तर था। दोनों दरवाजा धकेल कर उस ऑफिस में प्रवेश कर गए। शानदार ऑफिस था। दीवारों पर मद्रासी दाना लगा था। फर्श पर फ्लोर टाइल, एसी की ठंडी हवा। सामने ही शीशे की बड़ी टेबल, 6 कुर्सियां इस तरफ, एक इजी चेयर उधर थी जिस पर 60 बरस का मोटा सा काला सा व्यक्ति आधी बांह की सफेद शर्ट पहने बैठा था। दो और लोग भी थे जिनसे बातें कर रहा था वो। बातें करते करते उसने एक्स्ट्रा और धर्मा को बैठने के लिए कहा। वो उन दोनों आदमियों को समझा रहा था कि उससे वो जो भी सौदा खरीदेंगे वो खरा होगा, और दूसरों के यहाँ धोखेबाजी है, उनका पैसा खराब हो जाएगा। छोकरा एक्स्ट्रा और धर्मा के सामने पानी के गिलास रख गया। वो दोनों व्यक्ति फिर आने को कहकर चले गए। उसने धर्मा और एक्स्ट्रा को देखकर मुस्कुराते हुए कहा। कहिए जी, क्या सेवा करूं आपकी? मकान, कोठी, प्लॉट या फार्म हाउस, सब कुछ है हमारे पास। हमें कुछ नहीं चाहिए। एक्स्ट्रा ने कहा। तो? उसने दोनों को प्रश्न भरी नजरों से देखा। जसवंत से मिलना है। लाला की आंखें सिकुड़ी। जसवंत? ये कौन है? तुम नहीं जानते? धर्मा मुस्कुराकर बोला। नहीं तो। उसने सिर हिलाया। मैं लाला हूं। ये मेरा ऑफिस है। मैं इस नाम के किसी आदमी को नहीं जानता। धर्मा ने रिवॉल्वर निकाली और लाला की तरफ नाल करके कहा। अब याद आया? लाला की आंखें सिकुड़ी। वहां मौजूद छोकरा रिवॉल्वर देखकर बाहर खिसकने को हुआ तो एक्स्ट्रा ने उसे घूरा। कहाँ जाता है? बैठ यहीं पर। मैं वो घबराया हुआ था। नीचे बैठ। छोकरा तुरंत नीचे बैठ गया। हिलना मत साले, नहीं तो। मैं नहीं हिलूंगा, छोकरे ने डरे स्वर में कहा। लाला ने दोनों को ध्यानपूर्वक देखा। वो रिवॉल्वर देखकर डरा नहीं था। कौन हो तुम लोग? पहले कभी नहीं देखा। जसवंत के बारे में बता, वो किधर मिलेगा? मैं नहीं जानता। 2 दिन से वो मेरे पास नहीं आया। लाला ने कहा। गोली मत दे, सीधी तरह बता, हम टलने वाले नहीं हैं। धर्मा ने हाथ में दबी रिवॉल्वर हिलाकर कहा। मेरा पता किसने दिया? उसकी बीवी ने। चक्कर क्या है? जसवंत को क्यों तलाश रहे हो? लाला ने पूछा। काम है, फालतू के सवाल मत कर। मैं नहीं जानता वो कहाँ है। कल वो सतीश के साथ था। किसी ने उन दोनों को इकट्ठे देखा था। सतीश कौन? नकली दूध बनाने का धंधा करता है। उससे दूध वाले दूध लेकर आगे सप्लाई करते हैं। सिविल लाइन पर फ्लैटों में रहता है। 7 नंबर फ्लैट। पास के छेना गांव में ही दूध बनाने का धंधा करता है। सतीश को पता होगा जसवंत के बारे में। जसवंत का मोबाइल फोन हो तो? नहीं, वो मोबाइल नहीं रखता। हैरानी है कि वो मोबाइल नहीं रखता।
यकीन मानो, सच में नहीं रखता। उसे मोबाइल फोन से नफरत है। एक बार चार्ज करते वक्त उसका मोबाइल फोन फट गया था। तब उसकी पूरी पीठ घायल हो गई थी। उसके बाद से उसने मोबाइल फोन रखना छोड़ दिया। एक्स्ट्रा ने धर्मा को देखकर कहा, अगर उसके पास फोन हुआ तो ये उसे खबर कर देगा कि हम उनसे ढूंढ रहे हैं। वो फोन नहीं रखता, लाला ने पुनः कहा। सतीश को तो तू फोन कर। सतीश के साथ मेरा कोई वास्ता नहीं। मैं उससे कभी मिला भी नहीं। ये भी ध्यान रखो कि जसवंत मेरा सगा नहीं है। कभी कोई काम फंस जाता है तो उससे कह देता हूँ। वो मामला अपने ढंग से ठीक कर देता है। उसकी खातिर मैं झूठ नहीं बोलूंगा। धर्मा और एक्स्ट्रा उठे। धर्मा ने रिवॉल्वर जेब में रख ली। लाला दोनों को देखता कह उठा, मुझे बताओगे कि क्या बात है? लाला ने पूछा। आज सुबह उसने कुछ लोगों के साथ हमारी पार्टी को उठा लिया है। तुम लोग कौन हो? हमारे बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं, धर्मा ने कहा और एक्स्ट्रा के साथ बाहर आ गया। अगला दृश्य। धर्मा और एक्स्ट्रा सिविल लाइंस के 7 नंबर फ्लैट पर पहुंचे। कॉल बेल बजाई। एक औरत ने दरवाजा खोला। नमस्कार जी, एक्स्ट्रा बोला। सतीश है क्या? क्या काम है? दूध का सौदा करना था। वो सामने के गांव में है, वहीं चले जाओ। हमें नहीं पता वो वहां कहाँ मिलता है। किसी से भी पूछ लेना। धर्मा और एक्स्ट्रा वापस कार में बैठे और सामने नजर आ रहे गांव की तरफ चल पड़े। साला जसवंत हाथ नहीं आ रहा, धर्मा कह उठा। आ जाएगा। किसी को ढूंढना आसान भी तो नहीं है, खास तौर से तब जब सुबह उसने किसी का अपहरण किया हो। मलिक सिंह के साथ कहीं छिपा बैठा होगा। गांव में सतीश को ढूंढने में उन्हें कोई परेशानी नहीं आई। काफी बड़ी खुली जगह पर 4 दीवारी किए छप्पर डाले हुए थे। वहां फैले हुए कुछ पेड़ भी थे जो छाया दे रहे थे। 12-14 आदमी वहां काम करते दिखे। एक तरफ पैंट कमीज पहने 30 बरस का एक व्यक्ति कुर्सी पर बैठा सिगरेट फूंक रहा था। दोनों उसके पास पहुंचे। वो सतीश ही था जो उन्हें पास आते देख रहा था। तुम सतीश हो? धर्मा ने पूछा। हाँ, बैठो। बजाज साहब ने भेजा है क्या? वो कह रहे थे कि 2 आदमी दूध का सौदा करने आएंगे। रोज का 500 लीटर दूध चाहिए। मेरा बनाया दूध देखने में एकदम खालिश होता है। उस पर मलाई भी आती है और झाग भी। चाय बनाओ, दही जमाओ, जो भी करो, कोई नहीं कह सकता कि दूध नकली है। सतीश मुस्कुरा पड़ा। कैसे बनाते हो? ये तो अंदर की बात है। सतीश ने दांत दिखाए। ये कैसे बता सकता हूँ? मत बताओ। हम दूध लेने नहीं आए। क्या? सतीश का रंग फक हुआ। एक्स्ट्रा और धर्मा ने उसके बदलते रंग को पहचाना। जसवंत के साथ तुमने क्या किया? एक्स्ट्रा ने कहा। सतीश ने घबराकर सूखे होंठों पर जीभ फेरी। चूहे बिल्ली का खेल छोड़, ये बता मलिक सिंह को कहाँ रखा है? धर्मा कह उठा। सतीश ने बेचैनी से पहलू बदलकर पूछा। तो तुम लोग कौन हो? उसके स्वर में सूखापन आ गया। चिंता मत कर, तेरे बाप नहीं लगते हम, पड़ोसी हो सकते हैं। मलिक सिंह को कहाँ रखा है? मैं नहीं जानता। नहीं जानता? नहीं। मलिक सिंह को तो जानता है, जिसे जो सुबह उठाया था। सतीश कुछ न कह सका। ये ऐसे नहीं बोलेगा, एक्स्ट्रा ने सख्त स्वर में कहा। इसे रिवॉल्वर दिखा। धर्मा ने रिवॉल्वर निकाली। रिवॉल्वर देखकर सतीश ठगा सा बैठा रह गया। गोली चलाऊं? धर्मा गुर्राया। नहीं। तो बता, मलिक सिंह को कहाँ रखा है और जसवंत सिंह कहाँ है? एक ही बार में नहीं बताया तो खोपड़ी उड़ा दूंगा। तभी कुछ दूर दूध बनाते समय 3 आदमियों में से एक ने सतीश को पुकारा। देखना दूध ठीक है या शैम्पू थोड़ा और डालना है? मैं अभी आया, सतीश ने सूखे स्वर में कहा और उठकर उनकी तरफ बढ़ गया। बताएगा ये? धर्मा ने कड़वे स्वर में कहा। साला सब जानता है। यह भी जसवंत के साथ मलिक सिंह को उठाने में साथ था।
वो तो इसकी हालत बता रही है। 2 मिनट बीते। अगले पल वो चौंक कर उठे। सतीश उन तीनों आदमियों के पास नहीं था। वो तीनों दूध बनाने में व्यस्त थे। सतीश कहाँ है? धर्मा ने रिवॉल्वर जेब में रखते हुए ऊंचे स्वर में पूछा। उधर गए हैं, एक ने कमरे की तरफ इशारा किया। धर्मा तेजी से उस कमरे की तरफ लपका। एक्स्ट्रा की निगाह हर तरफ घूम रही थी। उस कमरे में प्रवेश करते ही धर्मा ठिठक गया। उसके होंठ भिजते चले गए। कमरे के पीछे की तरफ बाहर जाने का दरवाजा लगता था, जो कि इस वक्त खुला हुआ था। यानी कि सतीश खिसक गया। धर्मा वापस आया और एक्स्ट्रा से कह उठा, वो पीछे के रास्ते से भाग निकला है। इस बात की आशा ज्यादा है कि वो अपने घर जा छिपे। मैं उसे घर में देखता हूँ। एक्स्ट्रा बाहर खड़ी कार की तरफ दौड़ा। धर्मा वहीं रहा। उसकी क्रोध भरी नजरें सतीश को तलाश कर रही थी। अगला दृश्य। 10 मिनट बाद एक्स्ट्रा का फोन धर्मा को आया। धर्मा ने बात की। हाँ, मैंने पकड़ लिया साले को। अपनी बीवी की गोद में जा छिपा था। एक्स्ट्रा की आवाज कानों में पड़ी। धर्मा के चेहरे पर जहरीली मुस्कान नाच उठी। मैं वहीं आ रहा हूं, धर्मा ने कहा। अगला दृश्य। मेरा कोई कसूर नहीं है, सतीश घबराहट भरे स्वर में कह उठा। मैंने कुछ नहीं किया। जसवंत कहने लगा कि एक आदमी को उठाना है, मेरे साथ चल, 10,000 रुपए दूंगा। तो मैं उसके साथ हो गया। हम पुलिस वाले नहीं हैं, घबरा मत, धर्मा बोला। तो तुम्हारे पास रिवॉल्वर है? सतीश ने सूखे होंठों पर जीभ फेरी। वो खाली है, उसकी परवाह मत कर। जाने भी दीजिए भाई साहब, मामूली सी तो बात है, सतीश की पत्नी कह उठी। भाभी जी, एक्स्ट्रा ने तीखे स्वर में कहा, हमने कब कहा है कि ये बड़ी बात है? हम तो इससे बात कर रहे हैं। आप बीच में दखल मत दीजिए। मर्दों के बीच औरतों का क्या काम? कैसी बात करते हैं भाई साहब, वो बोली। मर्दों के बीच औरतों का ही तो काम होता है। बिना औरत के मर्द बेकार है। हमें पाठ मत पढ़ाइए, हम अनपढ़ ही अच्छे हैं। वो मुंह बनाकर रह गई। तू इन्हें समझा दे, सतीश जल्दी से अपनी पत्नी से बोला। मैं क्या समझाऊं, ये समझना ही नहीं चाहते, धर्मा सतीश से बोला। अब तू सीधा हो जा। सीधा तो हूं, वो जल्दी से बोला। हमें वो आदमी चाहिए जिसे तुम लोगों ने सुबह उठाया था। मुझे क्या पता, मैं तो रास्ते में उतरकर घर आ गया था। तुम कितने लोग थे? 4। बाकी के 2 कौन थे? मैं नहीं जानता। जसवंत जब मेरे साथ सुबह आया तो उन्हें लेते ही आया था। रास्ते में हमारी कोई बातचीत भी नहीं हुई। उस आदमी को उठाने के पश्चात मैं रास्ते में उतर गया था, धर्मा ने एक्स्ट्रा से कहा। हरामी है, कुछ भी बताने को तैयार नहीं। जाने बिना हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं, एक्स्ट्रा ने उस औरत से कहा। तुम चाय बनाओ। औरत ने खा जाने वाली नजरों से एक्स्ट्रा को देखा। असली दूध की बनाना, उस नकली दूध की मत बनाना जो तुम बनाते हो, एक्स्ट्रा बोला। औरत पांव पटकती किचन में चली गई। एक्स्ट्रा आगे बढ़ा और सतीश की गर्दन पकड़ ली। मुझे क्यों मार रहे हो? सतीश फड़फड़ाया। तेरे को नहीं मालूम कि वो आदमी कहाँ है जिसका सुबह अपहरण किया था? एक्स्ट्रा बोला। नहीं मालूम, कसम से। जसवंत का तो पता होगा कि किधर मिलेगा। ये मैं नहीं जानता, लेकिन वो मेरे पास आता रहता है। 2-4 दिन में एक चक्कर तो लगा ही लेता है। जसवंत का मोबाइल नंबर तेरे पास? वो फोन पास में नहीं रखता। झूठ बोलता है। मैं सच। तभी किचन के दरवाजे पर खड़ी औरत की आवाज आई। जरा ये डिब्बा तो खोलना, खुल नहीं रहा। एक्स्ट्रा ने सतीश की गर्दन छोड़ी और किचन की तरफ बढ़ गया। जब तक तू हमें जसवंत से नहीं मिलाएगा या उस आदमी के बारे में नहीं बताएगा कि उसे कहाँ रखा है, तब तक तेरे को नहीं छोड़ेंगे। अब सब ठीक हो जाएगा, सतीश अपनी गर्दन मसलते हुए बोला। क्या मतलब? वो किचन में डिब्बा खोलने गया है। मेरी पत्नी उसे सब समझा देगी। धर्मा के होंठ सिकुड़े। मतलब कि तेरी जान बचाने के लिए वो अपना डिब्बा खुलवा रही है?
सतीश ने दांत फाड़े। लेकिन दाल नहीं गलेगी। क्यों? हम डिब्बा बंद करने वालों में हैं, खोलने वालों में नहीं। क्या मतलब? धर्मा का जोरदार थप्पड़ सतीश के गाल पर पड़ा। उसका सिर झनझना उठा। बता साले, जसवंत के बारे में, उस आदमी के। मैं नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता। धर्मा ने रिवॉल्वर निकाली और उसके सिर पर लगा दी। फिर गुर्राकर कहा, यह रिवॉल्वर भी असली है और गोलियां भी असली हैं। फटाफट हमारे सवाल का जवाब दे। क्यों मुझे मार रहे हो? मैं सच में कुछ नहीं जानता। तभी एक्स्ट्रा किचन से निकलकर वहां आ पहुंचा। धर्मा ने उसे देखा। वो अपने कपड़े उतारे बैठी थी। ये है उसका डिब्बा। एक्स्ट्रा व्यंग से कह उठा। ये हरामी लोग हैं। गोली मार और चल। अपने काम की बात हम किसी और से जान लेंगे। मत मारना। सतीश हाथ उठाकर कह उठा। मैं एक आदमी को जानता हूं जो जसवंत का पता बता सकता है। कौन? जगत। जगत नाम है उसका। मीरापुर के शीश महल में रहता है। शीश महल? एक्स्ट्रा बोला। ये क्या है? छोटा सा होटल है, होटल शीश महल। जसवंत अक्सर जगत की बातें किया करता है। दोनों खास यार हैं। जगत का फोन नंबर बता। मेरे पास नंबर कहां से आया? वो तो जसवंत का यार है। सतीश ने गहरी सांस लेकर कहा। अगर तेरी बात गलत निकली तो? मैं सच कह रहा हूं। धर्मा ने रिवॉल्वर जेब में रखी और एक्स्ट्रा से बोला, चल। एक्स्ट्रा पलटने लगा कि किचन के दरवाजे पर सतीश की पत्नी दिखी। वो शरारत भरी नजरों से एक्स्ट्रा को देख रही थी। अपना डिब्बा बंद रखा कर, एक्स्ट्रा ने कहा। ज्यादा हवा लग गई तो डिब्बे को निमोनिया हो जाएगा। अगला दृश्य। धर्मा और एक्स्ट्रा मीरापुर के शीश महल होटल में पहुंचे। होटल क्या, वो 3 मंजिला मकान था जिसे होटल का रूप दे दिया गया था। रिसेप्शन के रूप में प्रवेश द्वार के पास कुर्सी मेज था जिस पर वेटर जैसा छोकरा बैठा था। जगत कहाँ है? नहीं है, वो बाहर। 1 मिनट, वापस आ गया है। ऊपर होगा, अपने कमरे में। वो छोकरा बोला। ऊपर कहाँ? कमरा नंबर क्या है? 21। दोनों सीढ़ियों से दूसरी मंजिल पर पहुंचे। 21 नंबर कमरे के दरवाजे पर अक्षर गायब थे। 21 का निशान नजर आ रहा था। उन्होंने दरवाजा थपथपाया। आ जाओ। भीतर से आवाज आई। एक्स्ट्रा और धर्मा दरवाजा धकेलते हुए भीतर प्रवेश कर गए। सामने ही कुर्सी पर 40 बरस का मोटा सा आदमी बैठा था। एक तरफ डबल बेड था। होटल की तरह ही साधारण सा कमरा था। एक्स्ट्रा ने उसे देखकर कहा, तुम जगत हो? बैठ जाओ। जगत ने अपने पास खाली कुर्सियों की तरफ इशारा किया। मैं ही जगत हूं। बहुत जल्दी आ गए। जल्दी? धर्मा ने उसे देखा। जल्दी नहीं तो क्या, 20 मिनट पहले ही तो मैंने तुम लोगों से बात की थी। पास ही होंगे कहीं। एक्स्ट्रा और धर्मा समझ गए कि जगत को किन्हीं और का इंतजार था। भाव के बारे में बाद में बात करेंगे, जगत कह उठा। पहले ये जान लो कि मेरे पास एकदम खरा माल है। हाई क्वालिटी की कोकीन है और मैं माल सीधे अफगानिस्तान से मंगवाता हूँ। इधर उधर से नहीं लेता। सालों से ये धंधा करता आ रहा हूँ और मेरे माल में कभी खोट नहीं निकला। अगर घटिया माल लेना है तो कहीं और चले जाओ। हमें बढ़िया माल चाहिए। फिर तो हमें सौदा पड़ जाएगा। बढ़िया माल की कीमत कुछ ज्यादा होती है। कोई बात नहीं, हमने कोकीन में मिलावट करके आगे बेचना है। अगर हमें ही मिलावट वाली कोकीन मिली तो तब उसमें मिलावट कैसे हो सकेगी? एक्स्ट्रा ने कहा। माल एकदम खरा चाहिए। खरे से भी खरा होगा। जगत मुस्कुराया। दिखाओ। वो उठा और बेड के गद्दे के नीचे से 50 ग्राम का छोटा सा पैकेट निकाल लाया। ये लो, चेक कर लो। जैसा सैंपल होगा वैसा ही माल होगा। मैं हेरा फेरी नहीं करता। एक्स्ट्रा ने कोकीन का वो पैकेट थामा और उसे चेक करने लगा। धर्मा शांत बैठा था। कुछ पलों बाद एक्स्ट्रा पैकेट को टेबल पर रखता बोला, माल खरा है। मैं जो कहूंगा वो सच निकलेगा। जगत बोला। कीमत क्या होगी? जगत ने कीमत बताई।
5 मिनट के मोल भाव के बाद सौदा तय हो गया। अपना आदमी भेजूंगा तो नोट दे जाएगा और माल ले जाएगा, एक्स्ट्रा बोला। ठीक है, लेकिन नोट पाकिस्तान में छपे नहीं होने चाहिए। माल असली दे रहा हूं तो नोट भी असली चाहिए। तुम्हारी तरह हम भी गलत काम नहीं करते। फिर तो हमारी पटेगी। अच्छा ये बताओ कि जसवंत कहाँ मिलेगा, एक्स्ट्रा बोला। जसवंत? जगत की आंखें सिकुड़ी। वो तुम्हारा यार है तो हमारा भी यार है वो, एक्स्ट्रा ने मुस्कुराकर कहा। जगत हंस पड़ा। तो ये बात है, पहले क्यों नहीं बताया? पहले बताते तो मैं भाव और कम कर देता। हम दोस्ती और धंधे को अलग रखते हैं। जसवंत ने कई बार जिक्र किया था तुम्हारा। जरूर किया होगा, मेरी उससे अच्छी पटती है। किधर मिलेगा जसवंत, उससे भी मिल ले। अभी वो व्यस्त है, लेकिन मैं तुम्हें उसका पता बता देता हूँ, वहीं जाकर मिल लेना। कहने के साथ ही जगत ने एक बंद पड़ी मिल का पता बताया। यहीं मिलेगा, किसी आसामी को पकड़ा हुआ है उसने। फिर तो वो बहुत व्यस्त होगा। हाँ, उसने मुझे भी कहा था कि 2-3 दिन उसके पास फुर्सत नहीं है, जगत ने मुस्कुराकर कहा। धर्मा पहली बार बीच में बोला। हम 2-3 दिन बाद ही उससे मिलेंगे। क्या फायदा मिले और बोतल भी ना खुले। जगत हंस पड़ा। मेरे साथ बैठ जाओ, बोतल अभी खोल लेते हैं। अभी तो कई काम करने हैं, चलते हैं। हम नोटों के साथ शाम को अपना आदमी भेजेंगे, माल उसी के हवाले कर देना। ठीक है। एक्स्ट्रा और धर्मा बाहर निकल गए। जगत वहीं बैठा सोचता रहा, फिर बेड पर जा लेटा। अगला दृश्य। आधा घंटा बीता कि तभी दरवाजे पर आहट उभरी। आ जाओ। 3 आदमी भीतर आए। जगत ने उन्हें देखा तो फौरन उठ बैठा। कौन हो तुम लोग? हमारी फोन पर बात हुई थी, क्या तुम हमारे आने का इंतजार नहीं कर रहे थे? एक ने पूछा। जगत चौंका। भूल गए क्या, कोकेन के बारे में बात हुई थी? दूसरा बोला। वो तुम लोग हो? जगत की आंखें सिकुड़ी। क्या मतलब? तो वो कौन थे जो यहां से गए हैं कोकीन का सौदा करके? जगत हैरानी से कह उठा। क्या कह रहे हो? जगत अभी तक हक्का बक्का था। हमारे पास फालतू वक्त नहीं है। तुम्हारे पास माल है तो ठहरे, नहीं तो जाएं। बैठो बैठो। जगत अभी गंभीर दिखाई देने लगा था। माल है मेरे पास। वो तीनों कुर्सियों पर बैठ गए। जगत ने बेड के गद्दे के नीचे से वही पैकेट निकाला और उन्हें देता हुआ बोला, माल चेक कर लो, तब तक मैं एक फोन कर लूं। जगत ने फोन निकाला और नंबर मिलाने लगा। चेहरे पर गंभीरता और सोच के भाव थे। बात हुई। मैं जगत बोल रहा हूँ, जसवंत से बात कराओ। होल्ड करो। जगत फोन को कानों से लगाए बैठा रहा। वो तीनों कुर्सियों पर बैठे माल चेक करते रहे। कहो जगत। जसवंत की आवाज कानों में पड़ी। यार कुछ गड़बड़ हो गई लगती है। क्या? 2 आदमी मेरे पास आए। मैंने धोखे में आकर उन्हें पास बिठा लिया और जगत ने सारी बात बता दी। मुझे पूरा विश्वास है कि वो तेरा ठिकाना पूछने आए थे। वो तेरे पास आ सकते हैं। ये ठीक किया तो जो मुझे बता दिया। मैं सब संभाल लूंगा। अगला दृश्य। धर्मा और एक्स्ट्रा कार में बैठे और आगे बढ़ गए। जसवंत जहां है मलिक भी वहां है, धर्मा कह उठा। अच्छी बात है, ये मलिक को वहां से छुड़ाने में आसानी होगी, लेकिन खतरा भी हो सकता है उधर, धर्मा बोला। कैसे? जगत ने जिनसे मिलना है वो उसके पास कभी भी पहुंच सकते हैं। तब उसे पता चल जाएगा कि पहले वो गलत लोगों से मिला। एक्स्ट्रा ने धर्मा पर निगाह मारी, फिर ड्राइविंग पर ध्यान लगा दिया। उस स्थिति में वो जसवंत को फोन करके बता सकता है कि हम उसके बारे में पूछ रहे थे। जसवंत के पास फोन नहीं है। संपर्क का कोई रास्ता अवश्य जगत के पास होगा, धर्मा ने गंभीर स्वर में कहा। हम आधे घंटे में उस मिल तक पहुंच जाएंगे। तब तक जसवंत मलिक सिंह को वहां से हटा सकता है। हम कुछ नहीं कर सकते, ये तो वहां जाकर ही पता चलेगा। एक्स्ट्रा ने गहरी सांस ली। हो सकता है जसवंत ने हमारे लिए वहां कोई जाल बिछा रखा हो।
ये खतरा तो उठाना ही पड़ेगा। ये सोचो कि मलिक सिंह वहां है, हम उसे आजाद करा सकते हैं। देखते हैं। तभी धर्मा का फोन बजा। हेलो। धर्मा ने बात की। पंडित से बात हो गई, वो 1 करोड़ में मान गया। राघव की आवाज कानों में पड़ी। बढ़िया रहा। वो काम जल्दी चाहता है। तुम दोनों कहाँ पर हो? फ्लैट पर मौजूद हूं मैं। मलिक सिंह की याद है तुम्हें? धर्मा ने पूछा। स्टील वाला? वही। किसी ने सुबह उसको उठा लिया। उसके बेटे दीपक ने फोन करके हमें बताया, उसी को ढूंढ रहे हैं। खबर मिली उसकी? हाँ, अभी अभी पता चला है कि वो कहाँ है। हम उधर ही जा रहे हैं। मेरी जरूरत हो तो तुम पंडित के काम पर लग जाओ। सब ठीक रहा तो रात हम भी फारिग हो जाएंगे। कहकर धर्मा ने फोन बंद कर दिया। मुझे मालूम था कि पंडित 1 करोड़ में मान जाएगा। उसे जरूरत है अपने काम की। एक्स्ट्रा बोला। हमें जसवंत के बारे में सोचना चाहिए कि क्या जगत ने उसे हमारे बारे में बताया होगा। ये तो तभी होगा जब उसके पास कोकेन लेने वाले आ पहुंचे होंगे। तभी उसे पता चलेगा कि हम फ्रॉड थे। ये भी हो सकता है कि वो अगले 4 घंटे भी उस तक ना आए। तब तक तो हमारा काम निपट जाएगा। शाम होती जा रही है। वो मिल बंद पड़ी है, वहां अंधेरा होगा। जसवंत ने वहां अपना ठिकाना बना रखा है, रोशनी जरूर होगी उधर। अगला दृश्य। काफी बड़ी मिल थी। करीब आधा किलोमीटर लंबी नजर आ रही थी और सड़क के किनारे किनारे उसकी चार दीवारी दूर तक जाती दिखाई दे रही थी। सड़क पर भारी ट्रैफिक था। एक्स्ट्रा ने कार को मिल के फाटक से पहले ही रोका और दोनों उतरकर पैदल ही फाटक तक पहुंचे। 25 फीट चौड़ा और 20 फुट ऊंचा वो मजबूत फाटक था। उस पर आसमानी रंग किया हुआ था जो कि पुराना पड़ चुका था। फाटक के बीच 5 फीट का विंडो गेट था जो कि बंद था। धर्मा ने फाटक का विंडो गेट थपथपाया। फौरन ही दरवाजा खुला और 50 बरस के एक आदमी ने बाहर झांका। उसकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी। कहिए साहब, वो बोला। ये रमन टेक्सटाइल मिल है? धर्मा ने पूछा। जी हाँ, लेकिन बंद पड़ी है ये। अब काम नहीं होता इधर। उसने कहा। तुम कौन हो? चौकीदार हूं। आप लोग क्यों आए हैं यहाँ? तभी एक्स्ट्रा ने उसे पीछे से धक्का दिया और विंडो गेट से भीतर प्रवेश कर गया। ये क्या कर रहे हो? चौकीदार हड़बड़ाया सा कह उठा। धर्मा ने भी भीतर प्रवेश किया और वो छोटा गेट बंद करके रिवॉल्वर निकाल ली। नजरें हर तरफ घूमी परंतु कोई नहीं दिखा। तब तक एक्स्ट्रा भी रिवॉल्वर निकाल चुका था। दोनों के हाथों में रिवॉल्वरें देख चौकीदार घबरा गया। तो मिल बंद पड़ी है? एक्स्ट्रा ने उसकी छाती पर रिवॉल्वर रख दी। गोली मत चलाना, चौकीदार कांप कर बोला। भीतर जो लोग हैं उनके बारे में क्या कहोगे? एक्स्ट्रा ने दांत भींच कर कहा। मैं क्या करता, वो बदमाश है। उनकी बात ना मानूं तो वो मुझे मार देंगे। कितने पैसे लिए उनसे कि वो भीतर ठिकाना बना सकें? एक्स्ट्रा ने पूर्ववत लहजे में पूछा। धर्मा की सतर्क निगाह हर तरफ घूम रही थी। 10-10 हजार। कह रहे थे 2-3 दिन में चले जाएंगे। चौकीदार ने घबरा कर कहा। भीतर किधर है वो? मैं नहीं जानता, मैं तो भीतर गया नहीं। उन्होंने उस तरफ आने को मुझे मना कर रखा है। तभी एक्स्ट्रा ने हाथ में दबी रिवॉल्वर की नाल उसके माथे पर ठोकी। चौकीदार करा कर सिर पकड़े नीचे बैठता चला गया। उसके माथे पर पुनः वार किया तो वो बेहोश होकर नीचे लुढ़क गया। एक्स्ट्रा ने उसे कमीज के कॉलर से पकड़कर घसीटा और सामने बने केबिन के फर्श पर डाल दिया और दरवाजा बंद कर दिया। कोई दिखा? एक्स्ट्रा ने धर्मा से पूछा। नहीं, वो भीतर ही हैं। आओ। धर्मा और एक्स्ट्रा रिवॉल्वरें थामे सावधानी से भीतर की तरफ बढ़े। अगला दृश्य। ये 400 फीट चौड़ा और करीब 1000 फीट लंबा हॉल था। जगह जगह पिलर लगे हुए थे। दीवारों और छत से सफेदी की पपड़ियां उतर रही थी। कहीं कहीं से सीमेंट भी निकल रहा था। उस हॉल में कतार बनी हुई थी मशीनों की। 3 कतारें थी जो दूर तक जाती नजर आ रही थी। मशीनों पर धूल अटी पड़ी थी।
स्पष्ट था कि लंबे अरसे से मिल बंद थी। उस हॉल में गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। कभी कभार एक दो कबूतर उड़ते, शोर डालते थे। एक्स्ट्रा और धर्मा की पैनी निगाह हर तरफ घूम रही थी। फर्श भी धूल से अटा पड़ा था। बाहर शाम हो रही थी, परंतु मिल के भीतर अंधेरा सा महसूस हो रहा था। उन्हें अभी तक कोई नजर नहीं आया। यहां तो कोई नहीं है, एक्स्ट्रा बोला। मिल का ऊपरी हिस्सा भी है। यहाँ कोई हो और छिपा हो तो हमें पता भी नहीं चलेगा, एक्स्ट्रा ने कहा। कहीं जसवंत को जगत ने हमारे बारे में खबर तो नहीं दे दी? क्या पता। अगर ऐसा है तो इस वक्त जसवंत अवश्य हमारी घात में मौजूद होगा। दोनों ठिठके। नजरें हर तरफ जा रही थी। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था। अंधेरा पूरा फैल जाएगा कुछ देर में, धर्मा बोला। ऊपर चलते हैं। ऊपर जाने का रास्ता कहाँ से है? शायद उस तरफ से। मैंने वहां से ऊपर सीढ़ियां जाती देखी थी। दोनों उस तरफ बढ़े। कभी कभार उनके जूतों की आवाज वहां गूंज जाती। सीढ़ियां आने पर वो ऊपर चढ़े और पहली मंजिल पर पहुंचे। इतनी बड़ी मिल में उन्हें ढूंढना भी तो आसान नहीं है, एक्स्ट्रा ने कहा। वो भीतर ही कहीं है, धर्मा पहली मंजिल पर फैली मशीनों को देखता कह उठा। चौकीदार ने यह बात स्वीकार की थी। एकाएक एक्स्ट्रा ठिठका और धीमे स्वर में कह उठा, धर्मा, मेरे ख्याल में जसवंत को हमारी खबर है। वो हमें खामोशी से घेर रहा है। ये बात कैसे कह सकते हो? जसवंत और उसके आदमी यहाँ है। मलिक सिंह को यहाँ रखा है, परंतु कहीं भी रोशनी नहीं हो रही। हर तरफ अंधेरा है, जबकि रोशनी होनी चाहिए थी। धर्मा के होंठ सिकुड़े। इसी से स्पष्ट है कि उन लोगों को हमारे यहाँ आने की खबर है। जगत ने ही जसवंत को बताया होगा। तभी धर्मा के पैर नीचे तभी धर्मा का पैर नीचे पड़े लोटे से टकरा गया। लोटा उस शांत जगह में खड़खड़ करता आगे लुढ़कता चला गया। दोनों ठिठके। नजरें मिली। पुनः आगे बढ़ने लगे। उसी पल कहीं खटका हुआ। वो ठिठके और दोबारा खटके का इंतजार करने लगे, लेकिन दोबारा खटका नहीं हुआ। वहां पूरी तरह अंधेरा घिर आया था। धर्मा और एक्स्ट्रा एक दूसरे का चेहरा भी अंधेरे की वजह से नहीं देख पा रहे थे। कोई है जो हमें देख रहा है, धर्मा फुसफुसाया। हाँ। मैं आगे जाता हूँ, चूहों को बाहर निकालता हूँ। तू मुझे कवर करना। ठीक है, लेकिन मेरे भरोसे ज्यादा मत रहना। यहाँ अंधेरे में कुछ नजर नहीं आ रहा, एक्स्ट्रा ने कहा। धर्मा रिवॉल्वर थामे धीरे धीरे अंधेरे में आगे बढ़ता चला गया। एक्स्ट्रा धर्मा को देखता रहा, जो कि साए की तरह नजर आ रहा था। जब वो नजर आना बंद हुआ तो एक्स्ट्रा भी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। खामोशी ने घेरा डाल रखा था। जसवंत, धर्मा गला फाड़ कर चिल्लाया। कहाँ है तू? तेरे से बात करनी है। उस जगह पर धर्मा की आवाज गूंजती चली गई। कोई जवाब न मिला। हम तेरे दुश्मन नहीं है जसवंत, धर्मा पुनः ऊंचे स्वर में चिल्लाया। तो कौन हो? पास से ही आवाज उभरी। धर्मा चिंक पड़ा। कौन? जसवंत, धर्मा के होंठों से निकला। नहीं, मुझे जसवंत से मिलना है। रिवॉल्वर नीचे फेंक दो। तुम्हें अंधेरे में मेरी रिवॉल्वर नजर आ रही है? धर्मा ने पूछा। रिवॉल्वर फेंको। धर्मा ने रिवॉल्वर गिरा दी। तेज आवाज उभरी और शांति छा गई। तुमने कहा कि दुश्मन नहीं हो, और हाथ में रिवॉल्वर लेकर आए हो। चौकीदार को भी बेहोश कर दिया। तो तुम्हें सब पता है? हाँ। कैसे? जगत ने फोन करके बता दिया था। तो तुम ही जसवंत हो? मैं लाखन हूं, जसवंत का साथी। तुम और तुम्हारे साथी घिरे पड़े हो। हमसे मुकाबला करने की कोशिश मत करना। मुकाबला करना होता तो मैं रिवॉल्वर क्यों फेंकता? अपने साथी को यहीं बुला लो। कम से कम अपना चेहरा तो दिखा दो। पहले अपने साथी को बुलाओ, अभी यहां रोशनी हो जाएगी। फिर बेशक मेरे गले लग जाना। एक्स्ट्रा, धर्मा ने पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। एक्स्ट्रा,
धर्मा ने पुनः आवाज लगाई। इस बार भी कोई जवाब नहीं मिला। वो शायद यहां नहीं है, धर्मा कह उठा। वो यहीं है, बुलाओ उसे, लाखन गुर्रा उठा। बुला तो रहा हूं, वो यहां हो तब ना, धर्मा ने कहा और फिर पुकारा, एक्स्ट्रा, लाइट जलाओ, लाखन चीखा। अगले ही पल वहां का बड़ा हिस्सा बल्बों की रोशनी से रोशन हो उठा। धर्मा ने आंखें मिचमिचाई, फिर वो देखने के काबिल हो गया। 4 कदम के फासले पर एक आदमी रिवॉल्वर थामे खड़ा था, जो कि लाखन था। धर्मा की निगाह हर तरफ घूमी। 3 आदमी और दिखे, वो हथियारबंद थे। एक्स्ट्रा कहीं नहीं दिखा। धर्मा की निगाह लाखन पर जा टिकी। तुम्हारा साथी कहाँ है? लाखन ने कठोर स्वर में पूछा। यहीं था, धर्मा ने नजरें दौड़ाई। डर कर भाग गया होगा, भाड़े पर उसे साथ लाया था। लाखन के दांत भिज गए। ढूंढो उसे, लाखन ने गुस्से से अपने आदमी से कहा। वो तीनों रिवॉल्वर थामे वहां एक्स्ट्रा को ढूंढने में व्यस्त हो गए। कितने हो तुम? लाखन ने शब्दों को चबाकर पूछा। 2। बाहर भी किसी को छोड़कर आए हो गए? नहीं, 2 ही हैं हम। यहां क्यों आए हो? लाखन ने धर्मा को घूरा। जसवंत से बात करने। कौन हो तुम? RDX। क्या? लाखन सतर्क हुआ। RDX नाम लगता है तुमने नाम सुन रखा है। बहुत सुन रखा है। तो RDX हो तुम? हाँ, मैं धर्मा और एक्स्ट्रा, जिसे तुम्हारे साथी ढूंढ रहे हैं। धर्मा एक्स्ट्रा यहाँ है तो राघव भी पास ही होगा। नहीं, यहाँ हम 2 ही हैं, राघव नहीं है। RDX का जसवंत से क्या काम? लाखन ने पूछा। मलिक सिंह हमारा शिकार था। मलिक सिंह? जिसे जसवंत ने सुबह उठाया है, उसे हम उठाने जा रहे थे। वो हमारे निशाने पर था। तो तुम लोग हमसे मलिक लेना चाहते हो? हाँ, फिरौती लोगे मलिक की। ठीक समझे। लाखन के चेहरे पर जहरीले भाव नाच उठे। हमने फिरौती के लिए उसे नहीं उठाया। तो तड़पा तड़पा कर उसे मारने का ठेका दिया है किसी ने। किसने? यह धंधे की बात है, नहीं बताई जा सकती। लाखन ने इंकार में सिर हिलाया। तुम लोग यहां तक कैसे पहुंचे? तभी वो तीनों आदमी वहां आ पहुंचे। वो यहां नहीं है, शायद बाहर निकल गया, एक ने कहा। वो RDX है, बाहर निकलने वाला नहीं है, शातिर है, लाखन ने कहा। उसे छोड़ो, मुझे जसवंत से मिलाओ। ले आओ इसे, लाखन ने कहा और नीचे गिरी धर्मा की रिवॉल्वर उठाकर जेब में रखी। तीनों ने धर्मा को घेरा और लाखन के पीछे चल पड़े। किधर है जसवंत? धर्मा ने पूछा। ऊपर की मंजिल पर। और दृश्य बदली हो गया। चलिए दोस्तों, मैं कहानी को यहीं रोक रहा हूं और हम अगला भाग जो है वो चौथे भाग में पढ़ेंगे, कहानी का बाकी का हिस्सा। और अब मैं आप लोगों के कमेंट्स की तरफ बढ़ता हूं। कहानी अच्छी है। जो मुझे डर लग रहा है वो ये है कि इतना ज्यादा फैलाव कैसे तीनों को। देखो उधर वैसे देवराज चौहान की कहानी में तो कोई ओपन एंड नहीं बचा। हम्म, वीरेंद्र त्यागी की कहानी में ओपन एंड है अभी। सूरज और उसकी बहन, मतलब अगर त्यागी को अपना बदला लेना हो तो। देवराज चौहान का मुझे लग रहा था कि शायद उसे बदला लेना पड़े, लेकिन वो पहले ही किस्सा खत्म कर दिया सुंदर ने। अब ये RDX, इनका भी मुझे लग रहा है किस्सा चैप्टर क्लोज करके ही वहां जाएंगे, क्योंकि ये अभी जगमोहन के लिए काम करने वाले हैं। तो खैर, तो देखते हैं आप लोगों के कमेंट्स।
हम्म, 12 कमेंट, ओके। सबसे पुराना कमेंट है जी, हम्म, तिवारी साहब का, लखनऊ वाले बाबा जी। वर्दी का नशा डाला तो उसका भी दूसरा पार्ट गायब कर दिया। अब विक्रम भाई तुमसे राम राम करके निकल लें क्या? ये मत सोचना कि मुझे अकेले के जाने से क्या होगा, बहुत लोग जाएंगे देखना बस। आया। पहले तो वर्दी का नशा कहाँ से आ गया बीच में बाबा जी? वर्दी का नशा डाला है, वर्दी का नशा डाला है तो उसका भी दूसरा पार्ट गायब कर दिया। ओ भाई मैं क्यों गायब करूंगा? और ये टोन मुझे पसंद नहीं आई। मैं आपको इज्जत से बात कर रहा हूं तो आप इज्जत से बात करिए। इस तरह मतलब मैंने गायब कर दिया, मैंने उठा के ले गया मैं? ये क्या बात हुई? और ये आप मतलब, चलो अभी मैं आपसे ही संबोधित करता हूँ। आप मुझे थोड़े उस तरह के प्राणी लगते हैं जो हमेशा अटेंशन सीक करता रहता है। आपका सबसे पहला कमेंट ये था कि अब मैंने कमेंट कर दिया है तो अब देखना तुम्हारे पास कितने कमेंट आ रहे हैं। ये है लखनऊ, याद है आपको? और अभी आपने ऐसा ही आपने पहले एक कमेंट किया था मेरे ऊपर दोषारोपण करते हुए, ठीक है, कि पहले ये नहीं किया, 5 बजे नहीं डाला। हालांकि मैंने 5:15 पर अपलोड हो गया था। मतलब 5 बजे बंदे ने कहा तो ठीक है भाई, तो क्या आप मेरे ही उस पर बैठे हुए हैं? ये इस तरह केवल नुक्ताचीनी करना मुझे अच्छा नहीं लगा। नहीं। और ये बात जो अभी आपने कही है ये आप पहले भी कह चुके हैं। तो मैंने इसीलिए मैंने ये तात मतलब भाव जो मेरा निकला है वो इसीलिए निकला है कि आप अटेंशन सीकिंग आदमी हैं। क्योंकि जिन्होंने जो करना होता है जब वो एक बारी बोलते हैं तो फिर वो कर गुजरते हैं। खैर, आपको बुरा लगा होगा, लेकिन मुझे भी बुरा लगा इस कमेंट के लिए। सुशील त्यागी जी का कमेंट है, धन्यवाद भाई जी, कहानी बहुत अच्छी है। धन्यवाद भाई जी, हाँ कहानी तो बहुत अच्छी है। मैं तो खुद उत्सुक था। अब इस वक्त 3:44 हो रहे हैं जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो बाकी का कल मंडे है, तो दिन शुरू करना है, हफ्ता शुरू करना है, इसलिए जल्दी समेट रहा हूँ। सूरज कुमार, थैंक्स वेरी नाइस सर। थैंक्स वेरी नाइस सर, 2 बारी आपका कमेंट आ गया, धन्यवाद। श्याम सुंदर सिंधी जी का कमेंट है, गुरु कभी कभी बिना गुरु, अरे अभी उन्होंने कहा है कि गुरु मत कहा करो। है ना? अभी कहा ना उन्होंने, एक्स्ट्रा कह रहा था कि गुरु गुरु कह के हवा चढ़ा रहे हो तो। हाँ बात सही है उसकी कि आपको ऐसा लगने लग जाता है कि आप बहुत तजुर्बेकार हो और उस चक्कर में आदमी धोखा खा जाता है। खैर, आपने तो प्यार से लिखा होगा, मैं समझ रहा हूँ। गुरु कभी कभी विनय प्रभाकर, लेखक मनोज और अमित खान के उपन्यास भी पढ़ दिया करो। ये उपन्यास सामाजिक और थ्रिलर दोनों ही हैं, मजा आ जाएगा। श्याम सुंदर भाई जी अवश्य पढ़ देंगे। देखिए, मैंने शायद पहले भी बताया, आप हालांकि आपके 2-3 कमेंट पहले आ चुके हैं। हम्म, मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब आप बंदे ने कमेंट किया होता है फिर वो पूरी बात सुनता है। कहने का मतलब, जब मैं हर एपिसोड के बाद में कमेंट्स के उत्तर देता हूँ, अब जिसने कमेंट नहीं किया हो सकता है वो ना सुन रहा हो। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हो सकता है आपको जो मैंने पहला कहा हो वो ना सुनाई पड़ा हो। कहना मैं ये चाहता हूँ कि मेरा पहला जो प्रयोजन है इस चैनल से वो सबसे पहले देवराज चौहान की कहानियों को ही पूरा करना है। विशेषकर वो जो कहीं और किसी और चैनल पर नहीं है, किसी और ढंग के चैनल पर नहीं है। उसके बाद हम ये भी ट्राई करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। एक ही दिन में तो हमने सब खत्म नहीं कर देना है। तो खैर, आपके सुझाव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्णा बहन का कमेंट है, सुंदर कथानक, हृदय को स्पर्श करता हुआ, बहुत अच्छा, बढ़िया प्रस्तुति।
ये मुद्रा राक्षस पर कमेंट किया है कृष्णा बहन ने, धन्यवाद कृष्णा बहन। गौरव कुमार कह रहे हैं शानदार प्रस्तुति भैया, थैंक यू गौरव। ललित यादव कह रहे हैं नाइस स्टोरी, बोथ आर इन कस्टडी। हाँ, वो जबरदस्त कहानी लिखी है, दोनों को एक ट्रेन में लाया जाने वाला है। मिस MS लाल किला, मिस लाल किला, ओके, थैंक यू। आपने बहुत अच्छे का साइन बनाया है और नमस्ते कहा है, तो नमस्ते। हर्षल दोपारे जी कह रहे हैं विक्रम जी, क्या आपने ये सभी उपन्यास पहले पढ़े हुए हैं क्या? आपकी प्रस्तुति अच्छी है। क्या आपके संग्रह में अनिल मोहन जी की लिखी मुर्गा उपन्यास है? अगर है तो कृपया करके उसे प्रस्तुत करें, यह आपसे नम्र गुजारिश है। हम सभी तो नहीं पढ़े, सभी पढ़े होते तो फिर बात ही क्या होती। उसी का तो रोना है कि वो क्या था दोहा यार, जब मैं था तब हरी नहीं। तो मैंने जैसा पिछले एपिसोड में बताया था कि जब वक्त था तब पैसा नहीं था। तो अभी ना तो उपन्यास मिलते ही हैं पुराने, अभी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है। अकेले भी पढ़ूंगा, सोचा माइक पे पढ़ देता हूँ, 4 लोग और सुन लेंगे बस। नहीं, सारे नहीं पढ़े हैं। आपने प्रशंसा की उसके लिए धन्यवाद। और मुर्गा ऑलरेडी मैंने लिस्ट वहां छाप दी है, जितने भी सुझाव आए हैं उनमें मुर्गा भी शामिल है और कहानी है। नंबर आएगा तो जरूर पढ़ देंगे। उम्मीद है आपने वोट कर दिया होगा। विक्रम, दिनेश कुमार जी कह रहे हैं धन्यवाद दिनेश जी। लखनऊ वाले बाबा जी का फिर से कमेंट है, थैंक्स डियर ब्रदर। SB9 सब 957 निगमे दिख जा, क्या लिखा है? डियर ब्रदर सब 957 नाइट में दिखा जाकर ये पार्ट, लेकिन भाई मजा तो आप पे ही बताओ। अभी थोड़ी देर पहले गालियां निकाल के हटे हो, अभी तारीफें कर रहे हो। प्रभु आपकी माया आप ही जानो। खैर, धन्यवाद आपके कमेंट के लिए। अगला कमेंट है लक्ष्मण जी का। लक्ष्मण जी कह रहे हैं आपका अंदाजे में काबिल तारीफ है, धन्यवाद लक्ष्मण जी। नो इंडिया 23, मेरे ख्याल से पहली बार कमेंट किया आपने। यदि मैं गलती कर रहा हूं तो क्षमा कीजिएगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप पहली बार कमेंट कर रहे हैं। खैर, धन्यवाद कमेंट के लिए। आपकी आवाज स्टोरी टेलिंग वे इज नाइस, बट कमेंट रीडिंग एंड डिस्कशन शुड बी इन द लास्ट पार्ट। मजा नहीं आता यार। आपका 1K सब्सक्राइबर जल्दी पूरे हो जाएंगे। आपका सुझाव अच्छा है, लेकिन बात यह है ना कि जब आपने कमेंट किया हो तो आपको उसका उत्तर अपेक्षित रहता है। अब मैं यदि उत्तर नहीं दूंगा तो तुक नहीं बनता कि हफ्ते भर के बाद जाकर उस कमेंट का उत्तर दूं। इसलिए साथ साथ देना आवश्यक है। खैर, इसीलिए मैं कहानी के अंत में देता हूं आपके कमेंट्स का उत्तर। आपको सारे नहीं सुनने हैं, तो जहां आपका उत्तर दे दिया जाए वहीं सवेरा समझ लो, है कि नहीं? खैर, आपने सुझाव दिया, धन्यवाद। कृष्णा बहन का कमेंट है, विक्रम भाई कहानी तो जोरदार है, बहुत तेज चल रही है, मजा आ रहा है। हाँ, कहानी जोरदार है। ये तीसरा भाग भी उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत फटाफट चल रहा है। देखो कैसे भाग रहे हैं RDX, इधर से उधर उधर से इधर। और अपने भाई ने तो कमाल ही कर दिया। मतलब सीन क्या बना होगा वो, कि आप गाड़ी की डिग्गी खोलें और उसमें हजार हजार की गड्डियां से गिर रही हैं उसमें से। खैर, अ, आपने आगे लिखा है दिल्ली का दादा और दरिंदा पढ़े हुए बहुत दिन हो गए, थोड़ा बहुत भूल भी गए हैं, इसलिए तीनों भाग एक साथ पढ़िएगा जब भी समय मिले। अवश्य कृष्णा बहन, इसे लिस्ट में ऐड कर दूंगा। वैसे आप लोगों ने अभी लिस्ट देख ली होगी, तो इसी तरह मैं आगे के आगे नाम लिखता जाता हूँ। उनमें से जो पढ़ दिए जाते हैं, अब तक जो पढ़े गए हैं वो हटा दिए हैं,
या जो मेरे पास नहीं है वो हटा दिए हैं, या फिर जो किसी और चैनल पे, ढंग के चैनल पे हैं। तो अब आपने कहा है तो इन्हें स्पेशल एडिशन ऐड कर लेंगे। हम्म, लखनऊ वाले बाबा जी का एक और कमेंट है। पहला कमेंट क्या किया इन्होंने 8 घंटे पहले, फिर कमेंट किया आपने 5 घंटे पहले, और ये कमेंट किया है आपने 2 घंटे पहले, यानी कि 1 बजे के आसपास, 1:30 बजे के आसपास। विक्रम भाई, भाई सॉरी विक्रम भाई, भूल गए थे कि प्रॉब्लम में है आप अबाउट लैपटॉप, इसलिए जो कमेंट किया ऊपर उसके लिए सॉरी यार दोस्त, मुझे भी खला। चलिए, आपको खला, इसी से मेरे दिल को अच्छा लगा कि आपको समझ में आया कि एक गरीब आदमी के साथ और कितनी मार मारोगे यार, हैं? बताओ। चलो, दिक्कत ये है ना लखनऊ वाले बाबा जी, आप, मुझे लग रहा है कि यदि हो सके तो मुझे बताइएगा कि मैं समझ रहा हूँ कि शायद मेरे ही एज ग्रुप के होंगे आप, तो यदि बुरा न माने तो बताइएगा कि आप, मुझे नहीं लगता कि आप मेरी एज ग्रुप के हैं, मुझे लगता है कि आप थोड़े यंग हैं। जितनी चंचलता आपके अंदर है, मैं कहूँ, अर्थात पल में तोला पल में मासा वाले कमेंट्स आते हैं आपके, इसलिए कह रहा हूं मैं ये। खैर कोई नहीं, ये भी चलता ही रहता है। आपका एक और कमेंट है, विक्रम भाई अपनी आगे बताओ तो, अपनी, नहीं सॉरी, अपनी एज बताओ तो। अच्छा, नहीं, अब मैंने पहले पूछ लिया है तो पहले आप बताइएगा, ठीक है। धन्यवाद धन्यवाद। वैसे आपने मेरे कमेंट्स सुने होते तो आपको अब तक पता होता, मैं इस बात का उत्तर दे चुका हूं, तो कमाल है। खैर, एक और कमेंट है आपका 1 घंटा पहले का। विक्रम भाई, एक पर्सनल सा सवाल है कि आवाज बड़ी नशीली लगती है? आवाज बड़ी नशीली लगती है, क्या देवराज की तरह एक दो लिटिल लेकर भाई अपलोड करते हैं? क्या बता ही दो दोस्त, यार से क्या छिपाना। एक बात और भी है भाई, बहुत बुद्धिमान एंड एजुकेटेड लगते हैं, बातों में ज्ञान और ठहराव दोनों है आपकी। अपनी एज तो बता दो, एक मौज, और किसकी मिमिक्री आप अच्छी कर लेते हो भाई बताओ। शायद अमिताभ की। क्यों, सही कहा मैंने? मेरे पास 1200 तो नॉवल होंगे कि भाई कुछ पुराने कमेंट भी पढ़ लिया करो, किसी और कहानी में होंगे आपकी, चेक करिए तुरंत। यार ये मुझे पूरी कहानी समझ नहीं आई, दोबारा पढ़ना पड़ेगा। अब दूसरे दोस्त जो सुन रहे हैं, मुझे इस कमेंट का उत्तर देने के लिए इसे दोबारा पढ़ना पड़ रहा है, समय लग रहा है। पहली बात तो मैं समझ गया, इन्होंने कहा कि पर्सनल सा सवाल है कि आपकी आवाज़ बड़ी नशीली है, तो एक लिटिल लिटिल लगाकर, नहीं भाई ऐसे कैसे हो सकता है। जब वो काम करना होता है तो फिर मैं वही काम करता हूँ, ऐसे बीच विचार नहीं करता, कभी इधर कभी उधर नहीं, थोड़ा तितर थोड़ा बटेर नहीं। ये काम करना है तो फिर यही करना है, वो करना है तो फिर वही करना है, बीच में नहीं कोई भी, ठीक है। ऐसा मिक्सचर नहीं चलेगा। तो हाँ, सब करते हैं, मैं भी करता हूँ, क्या बुरी बात है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसे लोग कहते हैं कि लिटिल लिटिल ये वो, जो आपका स्थान है और हमारी तो सनातन परंपरा है, आप अपनी गद्दी को कैसे खराब कर सकते हैं? जहाँ धंधा करते हैं वहां बैठकर, वहां मतलब आप उस तरह के उसमें आ भी कैसे सकते हैं? तो नहीं, खैर, उम्मीद है आपको बता दिया है। बाकी आपने कहा कि बुद्धिमान और एजुकेटेड लगते हो, अपनी अपनी सोच है।
हो सकता है आपको लग रहा हो मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, किसी और व्यक्ति को लग रहा है बेवकूफ हूँ। नहीं, इसका कोई वो नहीं है। बाकी भारत में, और विशेषकर जो जिस दौर के भारत को हमने देखा है वहां से लेकर अब तक, मुझे नहीं लगता कि कोई भी आदमी मूर्ख होगा। भारत में और कुछ नहीं था, केवल यही बुद्धिमत्ता, ज्ञान, तजुर्बा, यही सब होता था। वो मेरे पास है। आप मेरी बात सुन पा रहे हैं, इसलिए शायद आपको लग रहा है। मैं आपकी बात सुनूंगा, आप भी वैसे ही होंगे यदि आप मेरी एज ग्रुप में के हुए या मुझसे बड़े हुए तो। खैर, ज्ञान और ठहराव दोनों है आपकी अपनी। एज तो बताओ। एज का तो मैंने आपको बता दिया, अब दोबारा वो नहीं करूंगा, पहले आप बताएंगे क्योंकि पूछा मैंने पहले है। और मौज किसकी मिमिक्री? नहीं नहीं, मैंने कहा ना पहले होता था। नहीं, अमिताभ की मिमिक्री नहीं, मैं सबसे ज्यादा अच्छी मिमिक्री करता था। मिमिक्री सबसे अच्छी क्या करता था जी वहां तो, आप लोगों को पता नहीं, पता होगा कि नहीं, कभी आपने सुना एक फिल्मों में कैरेक्टर आर्टिस्ट होते थे रजा मुराद, मैं उनकी आवाज बहुत अच्छी निकालता था। आपने कहा मेरे पास 1200 तो नॉवल होंगे ही, क्या बात है। तो इसका मतलब है कि आप भी हमारी एज ग्रुप के होंगे अगर 1200 नॉवल आपके पास हैं तो। खैर, बताइएगा। अगर खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे है आपके पास तो एक भाई की बड़ी रिक्वेस्ट आ रही थी, उसकी एक पीडीएफ बनाकर भेज दीजिए ईमेल पे, मैं पढ़ दूंगा। भाई का माँ दिल भी रह जाएगा और आपके संग्रह का फायदा भी उठा लेंगे हम। चलिए आगे बढ़ते हैं। विजय भाई जी कह रहे हैं, अब देख लीजिए मैं आधी रात को कमेंट कर रहा हूँ, मैं भी रात में जागता हूँ और दिन में सोता हूँ, नींद नहीं आती। नाइट में अब तो काम करते हैं ऑफिस में, लेकिन मैं कुछ नहीं करता हूँ फिर भी मुझे नींद नहीं आती, क्या करें। और सुनाइए क्या हाल चाल है, आप कभी राजस्थान आना हो तो मेहंदीपुर बालाजी का लड्डू खिलाएंगे। भाई जी, विजय जी, आप दौसा से हैं मुझे पता है। हम्म, अपना अपना वो होता है, वैसे हमारा तो काम की वजह से है। मुझे तो अब करीब, मैं सेफली कह सकता हूँ कि 23 साल तो मुझे हो गए, 23 साल का तो मेरे पास रिकॉर्ड है। और उससे पहले भी, क्योंकि ये जो अमेरिकन कंपनियों के लिए काम करने के चक्कर में मैं सोना शुरू हो गया था। तब जवान थे, एहसास नहीं होता था, धीरे धीरे बॉडी क्लॉक वैसा ही बन गया। अब तो सैटरडे संडे को भी मुझे नींद आना ही शुरू 10 बजे के बाद होती है। और जैसे जैसे शाम होती रहती है उधर से सूर्य देवता नीचे जाते हैं, इधर से हमारी आंखें खुलनी शुरू हो जाती हैं कि चलो भाई अब काम करने का समय हो गया। आप चूंकि स्टूडेंट हैं तो आपके अपने कारण होंगे। तो बाकी अवश्य, जब भी हम कभी राजस्थान आए तो मेहंदीपुर बालाजी का लड्डू अवश्य खाएंगे आपके यहाँ। आपने कहा हमारे यहाँ मेहंदीपुर बालाजी के लड्डू प्रसिद्ध हैं, बढ़िया होते हैं, देसी घी में बने। नाम तो सुना ही होगा आपने मेहंदीपुर बालाजी के लिए, कभी टाइम मिले तो बताइएगा, जरूर कभी आना हो तो। जय श्री राम, जय श्री राम भाई जी। अवश्य। और हाँ, मेहंदीपुर बालाजी का मैंने नाम सुना हुआ है। क्या नाम है यार वो, भानगढ़ के किले के साथ जब भी कोई बात होती है तो तब मेहंदीपुर बालाजी का नाम अवश्य आता है। तो हाँ, ठीक है, कभी आना हुआ तो अवश्य मिलेंगे। आपका अगला कमेंट है, पता नहीं चल रहा जब कमेंट करने लगता हूं तो धड़ाधड़ कितने सारे कमेंट कर देता हूं, पता ही नहीं चलता। भावनाओं में इतना बह जाता हूं कई बार तो कंट्रोल नहीं रख पाता हूं खुद पर। आपके साथ अकेला नहीं है विजय जी, सबके साथ है ये। भारत में हमारी, हम लोग हैं ही ऐसे, भावनात्मक प्राणी हैं भारतीय सब। खुद पर जब लिखने लगता हूँ तो फिर आपसे बात करना भी अच्छा लगता है। ये तो सेम म्यूचुअल फीलिंग है भाई जी, मुझे भी बातों से करना अच्छा लगता है, तभी तो मैं, अब कुछ हमारे जो श्रोता लोग हैं वो थोड़ा नाराज भी होते हैं कि यार इतनी देर तक आप उत्तर देते रहते हो। उन्हें धोखा हो जाता है कि 2 घंटे का एपिसोड आया, एपिसोड 1.5 घंटे का होता है, आधा घंटा मेरी बातचीत होती है।
लेकिन अब जब आपने इतना बड़ा कमेंट लिखा है और आप इतने सारे लोगों ने लिखा है, तो ये मेरा दायित्व है कि मैं उसका उत्तर दूं। फिर आपसे बात करना अच्छा लगता है, आपकी बातें सुनकर बचपन याद आ जाता है। क्या बचपन था वो, जब भी कोई चिंता नहीं थी। अब बड़े हो गए हैं तो चिंताएं रहती हैं दिमाग में, एग्जाम की, पढ़ाई की ऐसी चिंताएं रहती है। एग्जाम पढ़ाई की चिंताओं को चिंताएं नहीं कहते। अभी आपको चिंता पता नहीं है, खैर आगे जाकर चिंता होगी, अभी नहीं है वो चिंता आपको, कोई बात नहीं। खैर कोई नहीं, आपको बताना अच्छा लगता है इसलिए बता रहा हूँ दोस्त की तरह। जी बहुत धन्यवाद। तभी तो मैंने भी आपको दोस्त की तरह बताया कि अभी वो चिंता नहीं, पढ़ाई की चिंता कोई चिंता नहीं। ये तो हम चिंता का नाम है केवल। चिंता जब आएगी तब आएगी, भगवान ना करे किसी पर आए, पर आती है, भारत में आती है लोगों पर। अ, बहुत ज़्यादा कमेंट कर दिया, कल अगले एपिसोड में मिलते हैं। और इतने ज़्यादा कमेंट करूंगा तो फिर इतने सारे कमेंट किए, अगर एक ही एपिसोड, इतने सारे कमेंट किया एक ही एपिसोड पर। हाँ आपने मतलब दो कमेंट किए हैं, दोनों थोड़े लंबे हैं, कोई नहीं। ओके, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि भाई जी, धन्यवाद आपके इतने अच्छे कमेंट्स के लिए। पंकज प्रजापति जी कह रहे हैं गुड, कहानी में जब आरडीएक्स की एंट्री होगी कहानी में और भी दिलचस्प हो जाएगी। हाँ भाई जी, हो गई है वाकई। कमेंट का जवाब देने के लिए थैंक्स। मैं राजकोट गुजरात से हूँ। अभी गुजरात में नवरात्रि चल रही है, आप गरबा खेलें आओ। अ, हमारी ओर से आप भी खेलिए। और नवरात्र तो आज से शुरू हो रहे हैं, है ना, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। ये आज सूर्य ग्रहण था अर्थात संडे को, और कल से नवरात्र शुरू हो रहे हैं। तभी तो आज मोदी जी ने वहां कहा कि सुबह जीएसटी नया लग जाएगा, चीजें सस्ती हो जाएंगी, खर्चा फिर भी उतना ही रहेगा। जो आदमी भले आधा क्यों ना हो जाए, हमारी कंजम्पशन कम नहीं होगी, कंजम्पशन बढ़ जाएगी, एक्सपेंडिचर उतना ही रहेगा। ठीक है, कोई नहीं। अच्छा लगा ये जानकर आप गुजरात से हैं, तो आप गरबा खेलिए, आप एंजॉय करेंगे, हम हमारे लिए एंजॉय हो जाएगा वो। धन्यवाद आपके कमेंट के लिए। तो चलिए दोस्तों, ये सारे कमेंट्स थे आप सबके। बहुत अच्छा लगा आप सबके कमेंट्स पढ़ के। मैं एक बार फिर से देख लूं, कोई कमेंट रह तो नहीं गया कहीं। हाँ देखो, रह ही गया है, तभी मैं कहूँ। विजय जी कह रहे थे इतने सारे कमेंट कर दिए और मैंने केवल वही दो पढ़े और दो नीचे रह गए, तीन। एक मिनट, मैं दोबारा से जरा उत्तर दे दूं। जय श्री राम, मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से स्वस्थ मस्त अपने काम में व्यस्त होंगे। विजय जी कह रहे हैं धन्यवाद विजय जी। हाँ, अस्त व्यस्त, अस्त व्यस्त नहीं, सॉरी, व्यस्त हैं सिर्फ, मस्त व्यस्त हैं, अस्त व्यस्त नहीं है, सॉरी। अरे नहीं, मैं बुरा नहीं माना, धन्यवाद। मैं केवल बता रहा हूँ कि ऐसा होता है। और आपने जैसा कहा कि किसी इंटेलिजेंट को लेकर जाएं और वो अपने मन से कर दे तो क्या पता चलता है, तो बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है ना। कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अगर कोई आंसर हमें नहीं आ रहा, वो हमारा लेखक को आ रहा है तो हम कर देते हैं, तो कोई मतलब बड़ी बात नहीं है। हाँ बिल्कुल सही कहा। खैर कोई नहीं, वैसे ऐसा होता नहीं है। कारण, मान लो कि अभी मैं मान लो लिखने में ठीक हूँ, अर्थात केवल लिखने में, यानी हाथ से लिखने में। अब मुझे कोई ले जाए बच्चा, अब वो 8वीं क्लास का बच्चा मुझे मैथ्स का पेपर लिखवाने लगे, या कुछ भी लिखवाने लगे, मान लो हिंदी व्याकरण लिखवाने लग जाए, समास लिखवाओ, क्या होता है समास, ठीक है, तो वहां फंस जाएगा आदमी, क्योंकि वो जब हमने पढ़ा था तब पढ़ा था। हाँ ये हो सकता है कि जब मान लो कोई 9वीं का बच्चा है और वो किसी 12वीं के बच्चे को या कोई बीए के बच्चे को ले जाए, उसे फायदा हो सकता है। तो आप देख लीजिएगा, अगर आपको कोई ऐसा साथी मिले तो कोई बड़ी बात नहीं है। भारत में वैसे भी थोड़ा सा दूध में पानी मिलाकर ही लोग प्रयोग में लाते हैं, खारा दूध कहीं भी नहीं चलता। कोई बड़े करने आ रहे हैं, हम बताएंगे, दोनों को नहीं आ रहे हैं तो छोड़ देंगे। हाँ कोई समझने बच्चे को पूछता है तो उन्हें यह नहीं होता कि उन्हें
दिखाओगे पेपर चल रहा है, पेपर कर रहे हैं, बस यही है, ठीक है। मैं नहीं मानना दोस्तों की, क्या दोस्तों की बात का बुरा क्या मानना। अच्छा, आपने लिखा है कि दोस्तों की बात का बुरा क्या मानना, और आप उम्र में बड़े हैं, लेकिन मैं तो आपसे दोस्तों की नज़र से देखता हूँ। जी धन्यवाद। हाँ हाँ, एज इज जस्ट अ नंबर। बात है इंटरेस्ट मिलने की। मेरे बहुत से दोस्त हैं जो बहुत बुजुर्ग हैं, और ऐसा मेरे साथ अभी से नहीं है, तब से भी है। जब मैं 20-22 वर्ष का होता था, तब भी मेरे भी बहुत से मित्र ऐसे थे जो आयु में 45-50 वर्ष के होते थे। हम उम्र लोगों के साथ अक्सर दोस्ती होती है, लेकिन कई बार आपकी बड़े लोगों से भी दोस्ती हो जाती है, उम्र में बड़े लोगों से। हम्म, अच्छा लगा मुझे आपकी बातें पढ़कर। धन्यवाद। आपका अगला कमेंट है, दिल्ली का दादा और दरिंदा तो पहले से ही हैं, जिन्हें छोड़ना हो वो कॉमिक्स लाइफ में जा जिन्हें सुनना हो वो कॉमिक्स लाइफ में जाकर सुन सकते हैं। आप हिंसा की अपलोड करिएगा ताकि समय बचे और समय को किसी और उपन्यास में लगाया जा सके, बाकी आपकी इच्छा। हाँ हाँ, बिल्कुल। अब कृष्णा बहन का कमेंट था, वो तो उन्होंने कहा है, तो हम जब भी उन्होंने कहा है कि हमें ये छूट दे दी है उन्होंने कि जब अपलोड करें तो तीनों एक साथ करें, तो मैं ऐसा करूंगा ना कि बाकी दोनों जो है साइड में अपलोड कर लूंगा, पहले जैसे सुनील वाले करता हूँ ध्वनि लगाकर, और फिर हिंसा हम लाइव में पढ़ लेंगे, तो आम के आम और गुठलियों के दाम हो जाएगा। आपका अगला कमेंट है, आप कोई लेटेस्ट वर्जन का लैपटॉप लीजिए, सेकंड हैंड आ जाएगा और पुराने लैपटॉप को सही कराने का कोई फायदा नहीं। हाँ, मैंने भी यही सोचा है, क्योंकि उतने पैसे खर्च करने का कोई फायदा नहीं और समस्या वहीं की वहीं रह जाएगी। एक हमारा मित्र है, उससे बात चल रही है और वो करेगा जुगाड़। आपकी बातों से मुझे वो लैपटॉप अभी वर्तमान में जो लैपटॉप है टेक्नोलॉजी से एडवांस है, उन्हें लीजिए। हाँ, मैं भी वही सोच रहा हूँ। पुराने लैपटॉप को सिखाने में आपका पैसा खराब हो जाएगा, हाँ, ठीक कराने में। लैपटॉप सही ना बिगड़ जाए तो पैसे बेकार चले जाएंगे। इससे अच्छा ही 15-16 हज़ार का कोई सेकंड हैंड लैपटॉप ले लीजिए, लेटेस्ट वर्जन का। हाँ, नहीं, इस बारी मैंने ध्यान दिया हुआ है कि इस बारी ऐसी कॉन्फ़िगरेशन लेनी है जो जो काम हो, यानी जो जिसकी रोम में ढंग से काम हो। पहले क्या होता था कि हम हार्ड ड्राइव और इन सब में उल्टी सीधी चीज़ों में ज़्यादा वो करते थे, पैसे लगा लेते थे। तो चलिए, आपके कमेंट भी मैंने पढ़ दिए हैं, और श्याम सुंदर जी का कमेंट है, गुरु अमित खान के उपन्यास एक लेडीज सुनाती हैं, आप यूट्यूब पर सर्च करना। श्याम सुंदर जी, यदि मैं ध्यान दूं तो मैं एक दो तीन चार चार लेडीज फीमेल वॉइस की का ध्यान है मुझे, जिनके कहानियां सुनाते हैं जो। आप किन की बात कर रहे हैं? यदि आप लिख ही देते या कोई लिंक ही डाल देते तो बड़ी मेहरबानी होती। सूरज कुमार कह रहे हैं, थैंक यू, वेरी नाइस सर। ओके, ये बाबा जी का कमेंट पहले आया है कि बाद में आया? ये एक बीच में रह गया है। हाँ, वर्दी का नशा वाले के साथ था ये। आपने लिखा है, चलो आपने लिखा है तो मैं पढ़ देता हूँ। आपने लिख ही दिया 8 घंटे पहले, तभी आपने लिखा था और उसके बाद आपने ये लिखा, तो आपको इस कमेंट का बुरा लगा, ठीक है, कोई बात नहीं। दोस्तों के लिए पढ़ दूं मैं कि आपने लिखा है, वैसे गूगल गुरु भी बुरा नहीं है, तुम्हारे चक्कर में पहली बार उससे चैनल पर जगह थी, अच्छी लगी आवाज उसकी, और अंदाज भी ऐसे ही करोगे भाई तो लग मजबूरी में आउट होंगे तुमसे भाई की तरह हो, इसलिए समझा दिया, बाकी तुम जानो दोस्त। क्यों, मैंने कहा था ना। तो ये छोटी उम्र में होता है ऐसा। इंसान, यदि आप 20-22-25 वर्ष के हैं, तो उस एज में ना इंसान जरा अटेंशन सीकिंग ज्यादा होता है, और फिर आपने ऊपर अपने ही कमेंट के प्रति खेद भी व्यक्त किया है।
तो खैर कोई बात नहीं, मैंने बुरा नहीं माना है। ये देखिए एक आपका कमेंट एक और है बीच में, वो 9 घंटे पहले था। ये क्या हुआ? शैलेंद्र भाई के कमेंट भी हैं, वो भी मैंने नहीं पढ़े, ऐसे कैसे हो गया? शैलेंद्र भाई कह रहे हैं, विक्रम सर जी अनिल मोहन के नॉवल फिरौती, आग लगे दौलत को हाईजैकर, इन सबको सुनाने का कष्ट करें। ठीक है भाई ना, लिस्ट में एडेड है ये, इसलिए मैं आपसे व्हाट्सएप मंगर मार रहा हूँ ताकि नॉवल पोस्ट कर सकूं। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप लिखिए मेरा नंबर 9041148385। आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आपके लिए उत्तर यहाँ लिख भी देता हूँ। 9041148385, 90411 48 38 5। ठीक है। बाबा जी का एक कमेंट रह गया था यहाँ। बाबा जी, हाँ ये रहा, 9 घंटे पहले किया बाबा जी ने। बस भाई, यही खलता है, अपलोड का टाइम एक होना चाहिए, बार बार चेक करना पड़ता है। खलता है एक कहानी बीच में छूने से मूड खराब हो जाता हो, देख लो भाई गलत है, खल गया तो गड़बड़ हो जाएगा। प्रभु, मैंने कहा ना, मुझे उम्मीद है कि आप एक यंग मैन हैं जो थोड़ा एंग्री यंग मैन है। क्या खल गया? मतलब आप भाई 24 घंटे में एक एपिसोड आ जाएगा, इतना प्रयास मेरा है, इसकी गारंटी है। अब आप घड़ी लगाकर बैठे हुए हैं कि अभी क्यों नहीं आया, 3 मिनट पहले क्यों नहीं आया, 3 मिनट बाद क्यों आया, ये तो यार, ये तो, ये गलत है। ठीक है, ये गलत है, ऐसे नहीं होगा। अब आपने ऊपर कमेंट लिख ही दिया है तो मैं बस इग्नोर ही कर रहा हूँ, कह लो, जाने दीजिए। ये कौन है? गोरखा भाई का कमेंट नहीं, ये भी उत्तरित है, और किसका उत्तरित है? अ, अ, और कोई कमेंट नहीं है। चलिए, धन्यवाद दोस्तों, ये कमेंट्स की वजह से कहानी भी ठीक ठाक है, 1 मिनट 25 मिनट की तो है मेरे ख्याल से, और बाकी 35 मिनट जो है वो कमेंट्स के लिए रह गए। तो मिलते हैं फिर कहानी के अगले भाग में, गुरु के चौथे भाग में। तब तक भगवान से प्रार्थना है कि आप सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, और कहानी वार्ता को ऐसे ही सुनते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।